आज के कार्यक्रम के दो नायक हैं, पीयूष बबेले जी, जिनकी नेहरू जी पे जो पुस्तक है उसकी बहुत चर्चा है, न केवल कार्यकर्ता समाज में बल्कि बौद्धिक जगत में भी। जिस अंदाज में उन्होंने रखा है कि उसको स्कॉलर्स भी और आम लोग भी चाव से पढ़ रहे हैं। तो हमने आज यंग हिस्टोरियन जो नेशनल मूवमेंट फ्रंट के फाउंडर कन्वीनर भी हैं, सौरभ जी से आग्रह किया है कि वो आज के डिस्कशन को शुरू करेंगे और उसके बाद कुछ मुख्य साथी टिप्पणी करेंगे सवाल जवाब के बाद। और सौरभ जी, अगर उसको फॉर्मेट को कैसे भी, लचीली बात है आपस की, तो के बाद आप जैसे करना चाहें, पहले बाकी लोगों से प्रश्न उत्तर करना चाहें या आप पहले नितिन जी, विजय महाजन जी, इन लोगों की टिप्पणी लेना चाहें, वो मॉडरेटर की स्वतंत्रता है। अभी संभालिए आप सौरभ जी। जी हाँ, बहुत बहुत आभार आपका विजय भाई। और राजीव गांधी फाउंडेशन, लोकायन संवाद और समीक्षा की ओर से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 58वीं 58th डेथ एनिवर्सरी पर मैं और पूरे आरजीएफ तथा तमाम अन्य साथियों की ओर से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए पीयूष बबेले जी आए हुए हैं और आज का जो विषय हमने चुना है वो बड़ा मौजूद विषय है, क्योंकि जब हम जवाहरलाल नेहरू की आज बात करने के लिए बैठे हैं तो उसके कुछ ही दिन पूर्व अभी मध्य प्रदेश के सतना में जवाहरलाल नेहरू की एक मूर्ति तोड़ी गई और वो व्यक्ति जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक महानायक था, जो गांधी जी के बाद शायद पूरी की पूरी स्वतंत्रता संग्राम की उस पीढ़ी के लिए शायद सबसे बड़ा जननेता था, उस व्यक्ति के खिलाफ आज तमाम तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे थे। इस वजह से जरूरत महसूस हुई कि आज पीयूष भाई जैसे किसी व्यक्ति को हम यहाँ पर बुलाएं और जवाहरलाल नेहरू इन कंटेम्परेरी इंडिया, समकालीन भारत में जवाहरलाल नेहरू, इसी विषय पर हम अपनी बातचीत यहाँ पर करें। और इस बातचीत के लिए मुझे लगता है कि पीयूष बबेले से अधिक जानकार, उनसे अधिक विद्वान कोई व्यक्ति हमारे बीच अभी मौजूद नहीं है। क्यों? उसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जिस समय हम चारों तरफ जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक तरीके के प्रोपेगेंडा से घिरे हुए हैं, जिस तरीके का एक विलिफिकेशन कैंपेन नेहरू जी के खिलाफ इस देश में चलाया जा रहा है, पिछले कुछ समय से चलाया जा रहा है, उस दौर में पीयूष बबेले ने आगे बढ़कर एक ऐसी किताब लिखी जो नेहरू जी के खिलाफ इस मिथक को एक तरीके से बर्स्ट करती है, उस मिथ को बर्स्ट करती है। और उन्होंने इसका बड़ा मौजूद सा विषय भी चुना। ये किताब मेरे हाथ में है, नेहरू मिथक और सत्य। और इस किताब में उन्होंने एक एक करके लगभग नेहरू जी के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा है उसको बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेजों का संकलन करके उसको बस्ट करने की कोशिश की है, उसको खारिज करने की कोशिश की है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास अपने आप में बहुत तटस्थ होता है और बहुत क्रूर भी होता है। इसी वजह से जो लोग नेहरू जी के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक और सबसे ज्यादा भद्दे ढंग से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो इतिहास से बेहद घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इतिहास आम जनता के सामने आ गया तो फिर उनकी राजनीति का कोई धरातल बचेगा नहीं। और नेहरू जैसे महानायक के ऊपर किसी भी तरीका का कीचड़ फेंकना आसमान पर थूकने जैसा है। बहरहाल, मैं आज की बातचीत पे ज्यादा समय न लेते हुए पीयूष बबेले जी का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पीयूष बबेले, जैसा मैंने आपको बताया, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लिखी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक नेहरू मिथक और सत्य के लेखक हैं और इस पुस्तक की 11,000 से अधिक प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। बहुत जल्दी इस किताब का मराठी संस्करण, उसका मराठी अनुवाद भी प्रकाशित होने वाला है। और रवीश कुमार जी ने उनकी किताब के ऊपर एक विशेष रूप से एक प्राइम टाइम का शो भी प्रसारित किया, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी विषय है और हम सबकी दिलचस्पी इस तरीके के विषय में है। और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके वीडियो इंटरव्यूज इस किताब के संदर्भ में 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पीयूष बबेले जी पेशे से मूल रूप से पत्रकार हैं और देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे, देश के प्रमुख बिजनेस न्यूज़पेपर इकोनॉमिक्स टाइम्स, देश की शीर्ष समाचार एजेंसी पीटीआई सहित
इन्होंने विभिन्न संस्थाओं में 18 वर्ष तक बतौर पत्रकार काम किया है। वर्तमान में वह स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में भी काम कर रहे हैं। अभी उनके सामयिक लेखन का जो केंद्र बिंदु भारत के लोकतंत्र के सामने आ रही चुनौतियां हैं और नौजवानों के सामने फैलाए जा रहे दुष्प्रचार की सच्चाई को उजागर करना है। वर्तमान में पीयूष भाई महात्मा गांधी पर 2 पुस्तकों पर काम कर रहे हैं। इनमें से पहली पुस्तक महात्मा गांधी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ का काम लगभग पूरा हो चुका है और ये जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है। दूसरी किताब इस साल के अंत तक प्रकाशित होगी, जिसमें वर्तमान समय में अपनाए जा रहे तानाशाही तरीके की तुलना ब्रिटिश सरकार के तानाशाही तरीकों से की जाएगी और ये निष्कर्ष खोजे जाएंगे कि किस तरह गांधी जी के रास्ते पर चलकर आज की तानाशाही का मुकाबला किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम है जिनकी वजह से पीयूष बबेले हम सबके बीच में एक तरीके का एक प्रकाश स्तंभ बनकर आज यहाँ पर हम लोग के बीच में मौजूद है। मैं अब बिना किसी देरी के पीयूष बबेले जी को ससम्मान उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सौरभ भाई, आपने किताब के बारे में बताया और आने वाली किताबों के बारे में भी जिक्र किया। तो आज जो 27 मई को हम लोग बातचीत कर रहे हैं नेहरू जी पे, मैं आज आप लोगों से जो बातचीत कर रहा हूँ मैं भोपाल में हूँ और 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में सतना में एक घटना घटी। वहाँ के एक प्रमुख चौराहे पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी हुई है, आदम कद से 2 गुनी मान लीजिए, इतनी बड़ी मूर्ति है। वो वीडियो आप सबने देखा होगा, कुछ लोग गए उसको लाठी डंडे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, भगवा झंडे हाथ में लिए हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि नेहरू जी से उन्हें किस बात की नाराजगी थी, किस बात पर वो नेहरू जी को लाठियां मारना चाह रहे थे। लेकिन उनकी नाराजगी जाहिर हो या ना हो या पता चल जाए आगे पीछे, एक विचारधारा हिंदुस्तान में ऐसी है जो नेहरू जी के जीते जी से लेकर आज तक उन पर लाठियां चलाने की कोशिश करती है। ये एक सोचने का विषय है कि बहुत से महान नेता भारत में हुए, लेकिन आलोचना और एक बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र या सुनियोजित दुष्प्रचार जितना नेहरू जी के खिलाफ किया जाता है, उतना किसी अन्य नेता के खिलाफ नहीं देखने में आता है। आजादी की लड़ाई में बड़े नेता हुए, महात्मा गांधी हुए, नेहरू जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, और आप नाम जोड़ ली, सब हैं। और वो लोग भी हुए जो आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे, मान लीजिए मोहम्मद अली जिन्ना, विनायक दामोदर सावरकर, आरएसएस के बाकी लोग। तो जो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए या आजादी की लड़ाई में जिन्होंने विपरीत रोल निभाया, उनके बारे में भी दुष्प्रचार इतनी ताकत से नहीं होता है। और आजादी की लड़ाई में जो लोग लड़े, उनमें से भी बाकियों के बारे में इतना नहीं होता है जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में होता है। इस पर हम जितना सोचते हैं उससे समझ में आता है कि नेहरू आखिर किस चीज के प्रतीक हैं। हम गौर से देखें तो जो आजादी से पहले की बात है, माने 15 अगस्त 1947 से पहले की बात है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रगतिशील नेता है, एक जुझारू नेता है, गांधी जी के सबसे प्रिय अगली पीढ़ी के नेता हैं। और 1934 में जब महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का संगठन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपते हैं और देश जो है जवाहरलाल नेहरू को सौंपते हैं। 1934 में, आज़ादी आने से 13 साल पहले की बात है। 1929 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब भी गांधी जी उन पर भरोसा कर रहे हैं। और उस समय की नेहरू जी की पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए तो आज के समय में तो जो उनके विरोधी हैं उन्हें तो खैर छोड़ दिया जाए, जो नेहरू को अच्छा इंसान समझते हैं, राष्ट्र निर्माता समझते हैं, उनके लिए भी उस पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना कठिन है। मुझे लगता है कि साउथ में जैसी रजनीकांत की पॉपुलैरिटी इन दिनों एक लंबे समय तक रही है या फिल्म स्टार्स की होती है, नेहरू जी की पॉपुलैरिटी उससे भी कहीं ऊपर थी। क्योंकि वरना उन्हें 36-37 में जब वो अध्यक्ष थे तो ये लिखना नहीं पड़ता कि नेहरू तुम तानाशाह मत हो जाना, और नेहरू तो हजारों की भीड़ में चल रहे हैं, लोग उन्हें घेरे हुए हैं। तो छद्म नाम से अपने खिलाफ अपनी ही आलोचना जवाहरलाल नेहरू को करनी पड़ रही है।
इससे समझ में आता है कि पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत ज्यादा तारीफ हो रही होगी या उस तरह की आलोचना नहीं हो पा रही होगी जैसी पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते होंगे, जिस तरह का उनका तरह का आदमी चाहे। और उसमें वो आखिरी में कह रहे हैं कि तुम्हें सीजर नहीं होना है। और बाद का मैंने एक कुलदीप नैयर की किताब पढ़ी, स्कूप ही, जहां तक मुझे याद है, आजाद भारत का उसमें जिक्र आ रहा है कश्मीर की समस्या को लेके। तो कोई पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति, जो जनरल वहाँ राष्ट्रपति होते रहे, तो वो कहते हैं कि कश्मीर की समस्या का अगर हल होना है तो ये नेहरू जी के और मेरे समय में ही होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति हूँ और सारी सत्ता मेरे हाथ में है। और नेहरू जी की लोकप्रियता का आलम हिंदुस्तान में ये है कि अगर नेहरू जी कत्ल भी कर दें तो लोग वाह वाह कहेंगे, तो हम लोग इस मामले को निपटा सकते हैं। आज उसकी पुण्यतिथि पर हमें उसको डिफेंड करने की बातें करनी पड़ती हैं, या मेरे जैसे आदमी को एक किताब ही लिखनी पड़ी कि नेहरू मिथक और सत्य। तो इतना पॉपुलर आदमी, इतना बेदाग, इतना ईमानदार, इतना त्यागी, सबसे ज्यादा कांग्रेस की ओर से जेल जाने वाला, अकेले न जाने वाला पूरे खानदान, माँ बाप, बहने, बहनोई, बेटी, दामाद, चचेरे भाई, सबके साथ वो जेल जाता है, वर्षों बरस जेल जाता है, और फिर भारत का प्रधानमंत्री बनता है। पूरी दुनिया उस पर निसार है। 17 साल तक तकरीबन भारत का वो नवनिर्माण करता है, भारत को जोड़ता है। तो उसकी पूरे व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी चीज है जो उसके दुश्मनों को लालायित करती है? तो इसकी मैं ये देखता हूँ कि नेहरू असल में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, उत्तर दक्षिण एकता के प्रतीक हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित इन सबकी एकता के प्रतीक हैं वो। और उनका कंसेप्ट भारत माता का जो उन्होंने दिया, उसके पहले किसी विद्वान ने दिया हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि भारत माता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक भूभाग है या नदी पहाड़ ये सब चीजें हैं। उन्होंने कहा कि 136 करोड़ थे उस जमाने में, कि 33 करोड़ लोग हैं, यही मिलकर भारत माता बनते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि अगर ये 33 करोड़ लोग मिलकर एक नहीं रहते हैं तो भारत टूटता है। अगर ये लोग आपस में झगड़ते हैं तो भारत की आजादी खतरे में पड़ती है। तो अब जो हमारे सामने समाज है, ये तो कहने के लिए लोकतांत्रिक है, लेकिन इसके लोकतंत्र की बुनियाद बहुमत है। और बहुमत पाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप समाज को दो हिस्सों में बांट दें, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा। उसको बांटने का सबसे आसान तरीका है कि आप हिंदू और मुसलमान में बांट दें, क्योंकि उसकी पुरानी इतिहास भी हैं, 100-150 साल के, बहुत पुराने ना सही। तो ये जो नेहरू का सिद्धांत था कि भारत में अगर दो भारतवासी आपस में झगड़ते हैं तो भारत टूटता है, भारत की आजादी में खतरे में पड़ती है। इनका सिद्धांत ये है कि भारत को तोड़ो, उसके समुदायों को आपस में लड़ाओ और उससे एक बहुमत पैदा कर लो। तो सांप्रदायिक बहुमत होगा लेकिन देखने में बहुमत जैसे लगेगा, और उससे सरकार में आ जाओ। तो इनकी आइडियोलॉजी के सामने जवाहरलाल नेहरू खड़े हो जाते हैं, और उनको डिफेंड करने दूसरी कोई आइडियोलॉजी नहीं आती, क्योंकि समाजवादी भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान समाजवाद भारत में चला है उसका बेस में जातिवाद है। उसमें दलित चिंतक भी उनके सपोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो उस तरह के आक्रामक रूप से सवर्णों पर हमला नहीं करेंगे। तो नेहरू सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ खड़े होते हैं, वो जातिवादी शक्तियों के खिलाफ खड़े होते हैं, वो क्षेत्रवादी शक्तियों के खिलाफ खड़े होते हैं, किसी भी तरह के विभाजन के खिलाफ खड़े होते हैं। और कद उनका इतना बड़ा है कि उससे वर्तमान नेतृत्व किसी तरह से पार पा नहीं सकता है। इसलिए पिछले 60-70 साल से, अब मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई, बचपन से हम सुनते आए, किसी ने कह दिया सब नेहरू अय्याश हैं, नेहरू के ये संबंध थे, नेहरू ने तो कुछ नहीं किया। ये सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और जो सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं वो उससे और पहले से देख रहे होंगे। तो संस्थागत रूप से नेहरू पे हमले किए जाते हैं, और हमले करने के जो तरीके निकाले गए हैं, कि जो नेहरू जी ने कहीं लिखा है या महात्मा गांधी ने कहीं लिखा है, उसी में से एक बात निकाल के उसे टेढ़ा कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि नेहरू ने ऐसा नहीं किया। जैसे नेहरू ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा कि मेरे बारे में कहा जाता है कि मेरे कपड़े पेरिस में धुलते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क में जबकि आजादी की लड़ाई चल रही है, जबकि इतनी गरीबी है, कोई इंसान कैसे ये सोच सकता है कि वो पेरिस में अपने कपड़े धुलाए? और नेहरू साथ में, क्योंकि बड़े स्कॉलर भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि
दूसरा जो टेक्नोलॉजी कहाँ से अभी आ गई कि मेरे कपड़े सुबह वहां जाएं और शाम को या अगले दिन धुल के आ जाएं, ये संभव ही नहीं। फिर नेहरू उसमें एक बात जो बड़े शिद्दत से कहते हैं वो ये कि असल में मैं बहुत संपन्न परिवार का लड़का हूँ और मेरे पिता ने भी और मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया है, और इस समाज में त्याग की बड़ी महिमा है। चाहे भगवान राम हो, भगवान बुद्ध हो, इन्होंने राजपाट का त्याग करके जनता के बीच में काम किया है। तो ये वो छवि मेरे ऊपर आरोपित करने के लिए कि ये त्यागी राजकुमार है, ऐसी कहानियां बनाते हैं। ये कहानियां मेरी बदनामी के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये तो आम जो गरीब आम भारतीय आम मानस है, गांव का आदमी है, किसानों का जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो मेरी प्रशंसा के लिए ये कहानियां बनाता है, लेकिन ऐसी कहानियां नहीं बनानी चाहिए। अब नेहरू जी की आत्मकथा आई है 1934 में, अगर मुझे सही तारीख याद है। हम बैठे हैं 2022 में। 34 में मैंने ऑलमोस्ट 88 साल पहले जिस बात का क्लेरिफिकेशन नेहरू दे चुके हैं, वो आज भी हमारे लोक में इतनी मेहनत से ऐसे व्याप्त करा दी गई है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि साहब वो बात कहीं से झूठी हो। तो ये उन्हीं की आत्मकथा से कहानी निकाली गई। अब उसमें एक कहानी आती है साइमन कमीशन के समय की कि नेहरू जी में लाठियां पड़ती हैं, वो तिरंगा लेके चले जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। उस कहानी को भी डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही नेहरू और सुभाष की गजब की दोस्ती है। सुभाष ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू मेरे हमारे नेता तो नेहरू थे, और बल्कि जब 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिक्रिया ये थी कि महात्मा गांधी ने हमारे नेता को फोड़ लिया है। ये उनका रिश्ता था, तो इसको फिर तोड़ा जाएगा, भगत सिंह वाले रिश्ते को तोड़ा जाएगा। ये और उसमें मैं अभी बड़ा संस्थागत से बार बार कहता हूं कि मैं वो MS गोलवलकर की किताब देख रहा था, बंच ऑफ थॉट्स। तो उसके पहले पन्ने पे ही कहानी जो शुरू गोलवलकर करते हैं कि कई नेता वहां गए थे विदेश में, उनमें से एक भारतीय नेता गए थे। उन्होंने उस होटल में जाके लिखा कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, या जन्म से हिंदू नहीं हूँ, कर्म से हिंदू नहीं, क्या ऐसा कुछ बात। और वो साहब मोतीलाल नेहरू थे। अब ना उसमें कोई रेफरेंस है, ना कोई तारीख है, ना कोई होटल का बिल है, ना लिखी हुई चिट्ठी है। इसे RSS का मेन आदमी गोलवलकर अपनी किताब के पहले पन्ने पे ऐसे शुरू करता है, और आज के समय में लोग इसी कहानी को धीरे से जवाहरलाल नेहरू पे भी ले आते हैं। तो जो हमारा मुकाबला हो रहा है वो झूठ के तंत्र से हो रहा है, और उस झूठ के तंत्र के सामने जवाहरलाल नेहरू एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हैं? और ये पहले आजादी के पहले आप देखो, आज नेहरू जी को बताया जाएगा कि नेहरू जी मुसलमान थे, नेहरू जी मुस्लिम परस्त थे, नेहरू जी एक लुंज-पुंज नेता थे, विदेश नीति के मामले में वो कमजोर थे, कूटनीति के मामले में वो कमजोर थे, इस तरह का बताया जाए। आजादी के पहले अगर आप जिन्ना, गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू के बीच के पत्राचार या डिबेट उस समय के अखबार देखें, तो मुस्लिम लीग बार बार ये कहती है कि हम नेहरू से छुटकारा चाहते हैं क्योंकि नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आजादी के पहले का जो सांप्रदायिकता है, क्योंकि उसमें प्रमुख सांप्रदायिकता मुस्लिम सांप्रदायिकता थी, वो नेहरू के ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो हिंदू भारत बनाना चाहते हैं, वो भारत के मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। और आजादी के बाद जो हिंदू सांप्रदायिकता देश में पनपना चाहती है, पनपती है, तो वो नेहरू जी के ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो मुसलमान हैं, वो मुस्लिम परस्त हैं, वो तुष्टीकरण करते हैं। और लगभग ऐसे ही आरोप महात्मा गांधी पर भी लगाए जाते हैं। तो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी कि पूरा भारत एक रहे, और उन्होंने जो एकजुटता की बात कही, और उनकी हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को, उनके बारिश के तौर पर नेहरू जी उन चीजों को एक मॉडर्न वर्ल्ड में स्थापित करने में लगे हुए थे। और उस मॉडर्निटी जब आती है तो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छाई बुराई का ज्ञान देखते हैं। तो अगर समाज का दिमाग खुल जाएगा, जो अपने यहाँ कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो हमारे दिमाग के बंद दरवाजों को खोल दे, तो नेहरू उस दिमाग के दरवाजों को खोलने की बात करते हैं। दिमाग के दरवाजे खुलेंगे तो हिंदू मुसलमान से नहीं झगड़ेगा, सवर्ण दलित के साथ उसे अछूत नहीं मानेगा, उसके साथ समानता का व्यवहार करेगा। हम किसी को भाषा के नाम पर नहीं भड़का पाएंगे, हम किसी को क्षेत्र के नाम पर नहीं भड़का पाएंगे, हम किसी को जाति के आधार पर नहीं भड़का पाएंगे, और छद्म राष्ट्रवाद के आधार पर नहीं भड़का पाएंगे।
तो नेहरू जब ये सारे एजेंडे खत्म करने के लिए बातें कह गए हैं और बातें कर गए हैं और इंतजाम कर गए हैं, तो उन नेहरू को खत्म करना पहला जरूरी है। नेहरू को खत्म करना माने भारतीय संविधान को खत्म करना। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत के संविधान निर्माण में लगाई, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि कोई सदन होता है, सदन का जो नेता होता है उसकी पॉलिसी जो सदन में चलती हैं, और डॉक्टर अंबेडकर को तो बहुत सम्मान से कांग्रेस पार्टी ने बुलाया था और उनको एक महत्वपूर्ण काम में लगाया। लेकिन जो संविधान का रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पेश किया, उसी में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। उसमें दलितों के अधिकारों की बात है, वंचितों के अधिकारों की बात है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात है, समानता की बात है। इन सब चीजों को हमारे संविधान ने मूर्तिमान कर दिया है। तो ये सीधा संविधान पर कैसे हमला करें? तो संविधानों की मूल्यों की जो मूर्ति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनको जितना मलिन करते जाएंगे उतना ये संविधान को कमजोर करते जाएंगे। नेहरू जी भी गजब के आदमी, तो उन्हें पूरा अंदाजा था कि ये सब खेल होंगे। इसलिए हम भले ही ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे और ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन नेहरू जी ने बी.एन. राव को संविधान सभा की स्थापना से 1 साल पहले ही इस काम में लगा दिया था, और बी.एन. राव साहब तमाम देशों में गए, अमेरिका भी गए, और हमने एक संविधान बनाया। और संविधान बनाने के साथ साथ हमने लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली नेहरू जी ने बनाई जिसमें बहुत सारे चेक बैलेंस थे। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, ये 4 तो अपनी जगह हो ही गए। ऑटोनोमस बॉडीज, सरकार के अंदर बनी हुई बॉडीज, इन सब पे उन्होंने काम किया। सीएजी हो गया, आरबीआई अलग हो गया, फिर सेना है और पुलिस है, इनके बीच में अर्धसैनिक बलों की गुंजाइश बनाई जा रही है। तो उनने ऐसी, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, स्टेट्स के पास अलग अधिकार हो गए, केंद्र सरकार के पास अलग अधिकार हैं, फिर शहरों को अपने अलग अधिकार दिए गए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने पे बहुत ज्यादा जोर दिया, और फिर उनका संस्थानीकरण करने पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जबरदस्त जोर दिया। कि जो 8 साल से जो कोशिश हो रही है इस मुल्क में, 7 साल 8 साल हो गए हैं कल परसों, तो उसमें यही ये परेशान है कि हमने लोकसभा में बहुमत पा लिया, तब भी हम संविधान को नहीं पलट पा रहे हैं। फिर उन्हें लगा कि हम राज्यसभा में किसी तरह कर लें, तो वो कर लिया, तो फिर नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो सोचते हैं हम सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह से कब्जा करें, फिर वो देखते हैं हम सीएजी को पंगु बनाएं, फिर उन्हें पूरा मीडिया खरीदना पड़ता है। जब वो सारा काम करके फ्री होते हैं, तब तक पता पड़ा कि 4 राज्यों में चुनाव हुआ और उसमें उनकी पार्टी हार गई, राज्यसभा में फिर सीटें कम हो गई। तो जो नेहरू जी ने लोकतंत्र का दुर्ग बनाया है, उस दुर्ग पे जो 7 साल से जबरदस्त चढ़ाई हो रही है, उसकी दीवारें तोड़ी नहीं जा पा रही हैं, उसके दरवाजे खोले नहीं जा पा रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है। आज जो लोग राम मंदिर की बात करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और उसके लिए कई बार कांग्रेस को इल्जाम लगाते हैं, वो कांग्रेस पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है। अगर 70 साल में उस मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन पा रहा था, तो वहां कांग्रेस या नेहरू या इंदिरा गांधी उसके खिलाफ नहीं खड़े थे। भारत का संविधान और भारत का कानून खड़ा। तो इन्होंने लूप होल्स बना बना के भारत के संविधान को पराजित करने की ये खुशी मनाते हैं। और जिस समय में ये, क्योंकि आजकल ये अयोध्या का और अब तो ज्ञानवापी का मामला भी चल रहा है, उस समय का आप देखें, ये 1949 की बात है, दिसंबर की, जब मूर्तियां रखी गई थी अयोध्या में। नेहरू जी का साल, 1.5 साल का, 2 साल का पत्राचार मैंने देखा। उसमें नेहरू जी बार बार बात ये कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये अयोध्या तक नहीं रहेगा, इसके बाद ये मथुरा और काशी भी जाएगा, वो इनके एजेंडे में। 70 साल पहले नेहरू बता रहे हैं कि अयोध्या के बाद ये काशी जाएंगे। मुझे याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मंदिर निर्माण के पक्ष में, तो बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग ने भी ये कहा कि चलो कैसा भी सही, एक मुद्दा खत्म हो गया और ये हिंसा नहीं हुई, ये सब हुआ। तो उन्होंने फौरी तौर पर सोचा, लेकिन जब हमारी मानसिकता हिंसा की हो जाती है, जब मानसिकता कब्जा करने की हो जाती है, तो काशी की हो रहा है, काशी के बाद वो किसी और जगह जाएंगे। अब बहस इस बात पे हो रही है कि साहब वहाँ भगवान शंकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अरे मुझे नहीं पता कि ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शंकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, लेकिन देश में बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें आपको प्राचीन मंदिरों के खंडहर मिल जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखे, जामा मस्जिद के बगल में, वो जो कुतुब मीनार के बगल में मस्जिद, उसमें है। सवाल ये है कि सन 47 में जब देश आजाद हुआ और जो संविधान आपका सन 26 जनवरी 1950 को आपने अंगीकृत किया, तो आपने वादा क्या किया? आपने वादा ये किया था कि हम यथास्थिति को बहाल रखें। माना कि इतिहास में कभी पुरखे लड़े थे, हिंदू लड़े थे, मुसलमान लड़े, तो हिंदू मुसलमान अकेले तो लड़े नहीं थे। उसके पहले तो शक, हूण, कुषाण, आर्य, अनार्य, नाग, किन्नर
और हिंदू धर्म के कितना शैव, शाक्त, कापालिक, वाम मार्गी और तमाम तरह के ये थे, आपस में इनके झगड़े हुए। तो हम किन किन की झगड़ों का हिसाब लेने बैठ जाएं, बुनियादी बात ये है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन इस बात पर हो रहा है कि क्या ज्ञानवापी में शिवलिंग है कि नहीं है। दुख इस बात का होता है, पीड़ा इस बात की होती है कि साहब ये कोई नहीं बता रहा है कि ऐसा करना संवैधानिक है कि नहीं है। और संवैधानिक में भी दो तीन चीजें होती हैं। एक बड़ा मशहूर टर्म चलता है हार्ड बॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ड बॉल, कि संविधान के ही प्रावधानों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम करने लगे और संविधान पर ही हमला करने लगे। तो संविधान ने, मान लीजिए, एक नियम हमारे यहाँ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि किसी बच्ची का बलात्कार होता है, स्त्री का बलात्कार होता है तो उसका चित्र नहीं दिखाना है। ये बनाया गया था कि उस बच्ची का संरक्षण हो सके। हमने ऐसे मायने देखे कि कोई व्यक्ति किसी बच्ची से मिलने गया और उसको कोई नहीं बचा रहा था, एक आदमी जाके उसे बचाता है और उसकी कोई फोटो खींच लेता है, तो उस बचाने वाले के ऊपर ये इल्जाम लग जाता है कि तुमने कानून का उल्लंघन किया है। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ड बॉल। तो अब ये तानाशाही लाना नहीं चाहते, संविधान के ही मूल नियम सिद्धांतों को उल्टा पुल्टा लगा के और उसको बहुमत से फोर्स जस्टिफाई करके उसका अर्थ का अनर्थ करने पे लगे हुए हैं। वो काम ये अभी मंदिरों के मामले में होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है और इन्हें बराबर करना है क्योंकि सांप्रदायिकता एक नशा है। और नशे के साथ ये होता है कि अगर आप एक पैक पीने लगो तो आप एक पैक के साथ आप जो है कंफर्टेबल हो जाते हो, तो दो पीने लगो तो दो में कंफर्टेबल हो जाते हो। तो जब आदमी नॉर्मल हो जाता है, न्यू नॉर्मल उसके जीवन में आ जाता है, तो सांप्रदायिकता को लगातार बढ़ाते जाना इन शक्तियों की मजबूरी है। और जब जब वो सांप्रदायिकता बढ़ाएंगे तब तब नेहरू उनके सामने खड़ा हो जाएगा। नेहरू उनसे कहेगा कि नहीं, आपको जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनके लिए भी पैसा देना है। नेहरू उनसे कहेगा कि आप धर्म के नाम पे पैसा खर्च नहीं कर सकते, समाज के कल्याण के नाम पे पैसा कर सकते हैं। नेहरू ये कहेगा कि आपको अपने धर्म की आजादी है, आप अपना धर्म को मानने की पूरी आजादी है, लेकिन सरकार सांप्रदायिक नहीं हो सकती, सरकार किसी धर्म विशेष की नहीं हो सकती। ये सारी चीजें इस मौजूदा ढांचे को पूरी तरह चुनौती देती। तो इन बातों पर बहस नहीं करते, तो ये कहेंगे कि उनका चरित्र ठीक नहीं था, उनकी नीतियां ठीक नहीं थी। एक बात में इसमें खासकर जिस बात को लेकर लोगों के जहन में बहुत जबरदस्त बैठाया, कश्मीर को लेके नेहरू जी के बारे में बहुत बैठाया जाता है। तो उस पर मैं कुछ बात करके फिर इस सत्र को खोल दूंगा ताकि हम लोग सवाल जवाब में जाएं। तो आप सब विद्वान लोग हैं, कहीं कोई, चूंकि मैं किताब एकदम हाथ में लेकर कागज लेके नहीं बैठा हूँ, कोई बात तारीख इधर उधर हो तो मुआवजत चाहूंगा। तो कश्मीर की जो सारी स्थिति है, भारत का विभाजन बहुत दूर था, भारत की आजादी बहुत दूर थी। 1936 के आसपास जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को समझा कि ये चीजें सामने हमारे आ सकती हैं और कश्मीर को लेकर उन्होंने एक विजन बनाया। तो उस जमाने में जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी, अभी ये जो है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। तो जो, और शेख अब्दुल्ला बहुत मुरीद थे जवाहरलाल नेहरू के, तो नेहरू जी ने पहला काम ये किया कि शेख अब्दुल्ला की पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस कराया। और जब भारत के विभाजन की स्थिति बन गई सन 47 में और ये तय हो गया कि जो इलाके हिंदू बहुल हैं वो भारत में रहेंगे और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, उसमें मूल रूप से कोई आबादी के स्थानांतरण की बात नहीं थी। और जो बॉर्डरिंग राज्य हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख आबादी, मुस्लिम सिख आबादी है, तो उनका बंटवारा किया जा सकता है आबादियों के अनुपात से। नेहरू जी ने इस बात को पढ़ा कि ये बात कश्मीर पर भी लागू हो सकती है, क्योंकि कश्मीर भी बॉर्डर पे है, कश्मीर मुस्लिम बहुल है। तो या तो उसका दो टुकड़े हो सकते हैं या फिर वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से उसकी रोड कनेक्टिविटी और सारी कनेक्टिविटी उस जमाने में रावलपिंडी वगैरह होकर जाते थे, वहां से थी। तो नेहरू ने वहां अपनी हिकमत लगाई और ये कहा कि साहब जनता के वोट के आधार पर फैसला होगा, और जनता के नुमाइंदे शेख अब्दुल्ला हैं और शेख अब्दुल्ला नेहरू के साथ। इस ताकत के आधार पर, और जो जनमत संग्रह की बातें हुई, तो वो अगर शेख अब्दुल्ला नेहरू के करीबी नहीं होते और उनके साथ उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं होता और मूल्यों को 10 साल में करीब नेहरू ने जमाया नहीं होता, तो कश्मीर का कुछ और ही स्थिति होती। तो राजा हरि सिंह के जो लोग कहते हैं कि दस्तखत करने से भारत में विलय हो जाएगा, महात्मा गांधी का भाषण सुन लें अगले दिन का, उसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर सिर्फ राजा हरि सिंह ने दस्तखत किए होते
कश्मीर के विलय पे तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन कश्मीर की जनता के नुमाइंदे की हैसियत से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो सिग्नेचर किए हैं, इसलिए मैं इस विलय को स्वीकार करता हूँ। इस तरह से पूरा का पूरा कश्मीर का विलय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में करा लिया था। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो कश्मीर कहीं से भारत में नहीं आ रहा था, वो भारत में आया। इसके बाद जो लोग जनमत संग्रह पे जाके नेहरू से कहते हैं, उन्हें वो पत्राचार पूरा पढ़ना चाहिए। या बोल तो ये बात है कि देश के लगभग सभी विवादित राज्यों में उस जमाने में जनमत संग्रह हुआ था, और जनमत संग्रह पे जिन्ना जनमत संग्रह के एकदम खिलाफ। उन्होंने माउंटबेटन को लिखकर कहा था कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के होते हुए कश्मीर की जनता हमारे पक्ष में वोट डाल ही नहीं सकती, इसलिए मैं जनमत संग्रह के खिलाफ हूँ। तो जहां जिन्ना घबराए हुए, तो उन परिस्थितियों में नेहरू जी ने कहा था कि हम जनमत संग्रह कराएंगे। फिर आप सबको पता है कि कबायली हमला होता है। कबायली हमले में भी आप देखें कि हमारी सेना ने जाके जितने हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे उनको पकड़ा, और नेहरू जी ने फिर भारत के पार्लियामेंट में भी और उसके पहले कुछ पत्रों में भी, अन्य भाषणों में भी ये स्पष्ट किया कि कुछ लोग कहते हैं कि 10 पीढ़ी पहले मेरे पुरखे कश्मीर से भारत में आ गए, नीचे आ गए थे, इस कारण से मैं कश्मीर के पीछे पड़ा हूँ। उन लोगों को परिस्थितियों का अंदाजा नहीं है। मैं कश्मीर को हर हाल में इसलिए भारत में चाहता हूँ क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। कश्मीर के पास उस जमाने में इधर तो पाकिस्तान हो ही गया, फिर उधर अफगानिस्तान हो गया, फिर चीन हो गया, सोवियत संघ हो गया, इतने सारे देशों के बीच में ये कश्मीर पड़ता था। तो नेहरू जी का बार बार ये कहना था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें अमेरिका और सोवियत संघ की जो पॉलिटिक्स पड़ेगी, उसमें देर सवेर अगर कश्मीर भारत में नहीं रहा, पाकिस्तान में गया, तो अमेरिका आके कश्मीर में अपने बेस बनाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि भारत माता के मस्तक पे आके, इतने स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर आके एक विदेश की इतनी बड़ी महाशक्ति की सेना यहाँ तैनात रहे, इसलिए मैं हर कीमत पर कश्मीर को भारत में मिलाकर रहूंगा। इन सब चीजों के एवज में जब सारे सिद्धांतों को उन्होंने शिथिल करा दिया, मुस्लिम बहुमत का सिद्धांत शिथिल हो गया, एग्रेशन का सिद्धांत शिथिल हो गया, बंटवारे का सिद्धांत शिथिल हो गया, इसके एवज में भारत की संसद ने धारा 370 स्वीकार की कि हम कुछ मामलों में केंद्र का दखल होगा, बाकी में ऑटोनॉमी रहेगी। और उसमें भी कोई अनोखी बात नहीं थी। उस जमाने में जितने राज्यों का विलय भारत में हुआ था, वो सारे के सारे राज्य ही इन्हीं शर्तों के साथ भारत में विलय उनका हुआ था। बाद में बाकी राज्यों ने अपने विलय को और घनिष्ठ बना लिया, और इस बात को बिल्कुल ऐसे गायब कर देते हैं सीन से कि जिस दिन धारा 370 भारत की संविधान सभा में पास हुई, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के तमाम जो विधान उसके संविधान सभा के सदस्य थे, उनको खामोश कराया, बाहर बुलाया, मीटिंग हुई, उनसे कहा कि बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला है, ये हमें करना है। फिर आम सहमति से लगभग हसरत मोहानी के अलावा किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। और मुझे नहीं याद है कि जो जनसंघ के मेंबर वहां बैठे, हिंदू महासभा के मेंबर वहां संविधान सभा में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनने भी उसका कोई विरोध नहीं किया था। और सरदार पटेल ने बिल्कुल खामोशी से धारा 370 भारत के संविधान में जोड़ी थी। और यही नहीं, जो उनके विशेष सचिव थे, निजी सचिव थे वी शंकर, उन्होंने पटेल के जो सिलेक्टेड पत्र हैं, उन पर 2 वॉल्यूम में मोटी मोटी किताब लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि धारा 370 सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये उन्होंने कहा कि ये भारत और कश्मीर के बीच में पुल के रूप में थी। आज हम देखते हैं कि जो सरकार आज बैठी है, भाजपा की सरकार है, इनके मंत्री हैं, ये उन बातों पे नहीं जाते। जब 370 पास हो रही तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नहीं बोले थे? 370 खराब है तो उसके लिए नेहरू ही अकेले क्यों जिम्मेदार है, पूरी कांग्रेस क्यों नहीं है? फिर ये नहीं कहेंगे सरदार पटेल ने गलत धारा बनाई, सब गड्ढमड्ढ करके। और ये कभी नहीं कहेंगे कि सरदार पटेल ने जो पुल बनाया था उसे आज ये दीवार कहते हैं। तो अगर ये कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, तो इन्हें बताना चाहिए कि हमने सरदार पटेल का किया हुआ काम को अनकिया कर दिया। ये कुछ बातें। फिर ये 35 की चर्चा करते हैं। 35 धारा राजा हरि सिंह की विशेष मांग पर लगाई गई थी, क्योंकि उन्हें भी, जो कश्मीरियों को अपनी एक नस्लीय शुद्धता का और उत्कृष्टता का एक स्तंभ होता है, तो उनका कहना था कि बाकी नीचे के लोग हमारे यहाँ ना आए, हमारे यहाँ के लोग ही रहे। वो 35 हरि सिंह के कहने पर लगाई गई। और उस जमाने में जो आज ये अखंड भारत का जाप करते हैं, इन लोगों ने तो पूरा फार्मूला ये बनाया था कि जम्मू जम्मू भारत में रह जाए और कश्मीर पाकिस्तान में जाता है तो चला जाए। ये प्रजा परिषद और उस वहाँ के राजा और जनसंघ के लोग और आरएसएस के लोग, उन सब की ये स्कीम थी।
और अंत में इन्होंने वही किया भी, आज फिर से 3 टुकड़े कर दिए। जब इसमें लद्दाख को अलग निकाल दिया, कश्मीर को अलग निकाल दिया, जम्मू को अलग निकाल दिया। इनकी शुरू से रणनीति थी। और नेहरू जी उस समय कह रहे थे कि भाई जम्मू को अगर भारत में रखना है तो फिर बहस का मुद्दा क्या है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कश्मीर घाटी के लिए लड़ रहे हैं, तो और जो ये काम कर रहे हैं उससे हमारा चीज गड़बड़ होती है। और नेहरू वहां जोड़ते हैं कि जब अयोध्या में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई और उस समय भारत कश्मीर के इशू से वहां डील कर रहा था, तो नेहरू लिखते हैं, मुझे जहां तक याद है मावलंकर को उन्होंने लिखा कि हम जो वहां काम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि भारत कश्मीर हमारे पास आ जाए, और कश्मीर आने के लिए कश्मीरी मुसलमानों के और पूरे भारत के हिंदुओं के दिलों का एक आना जरूरी है। ऐसे समय पे ये अयोध्या में और बाकी जगहों पर जो उत्पात मचा के हिंदू मुस्लिम को काट रहे हैं, इससे कश्मीर पे हमारा दावा कमजोर पड़ रहा है। और तब तो नए नए आजाद हुए मुल्क थे, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का भी बड़ी बातें होती थी और लोग अंतर्राष्ट्रीय बातों को मानते भी थे, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी हम कमजोर पड़ रहे थे। एक चीज ये खत्म करने से पहले मैं जोड़ूं कि जो यूएन में जाने की बात भी आती कि यूएन में क्यों चले गए, तो यूएन के मामले में जो बड़ा सुंदर पत्राचार नेहरू जी के और राजा हरि सिंह के बीच में है, अन्य लोगों पटेल से भी पत्राचार है, उसमें नेहरू जी ये कहते हैं कि मेरे पास जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान अब यूएन में जाने वाला है फरियादी बन के। तो किसी भी मामले में जो पहले फरियादी बन जाता है उसकी बात जरा ध्यान से सुनी जाती है। तो बजाय कि पाकिस्तान वहां जाए, उसके पहले फरियादी के तौर पर हम वहां चले जाते हैं। और फिर वो आगे लिखते हैं कि ये जब मैं एप्लीकेशन, जब भाई अर्जी हमारी वहां लगेगी तो इसकी सुनवाई में आने 15 दिन लगेंगे, फिर इस पर चर्चा होने में, तो करीब बताते कि 2 महीने बाद इस पर विस्तार से कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजन होगा, कोई काम इस पर शुरू होगा, लेकिन हम फरियादी बन जाएंगे। फिर वो हरि सिंह को लिखते हैं कि इन 2 महीने में बेशक हम अपनी सैनिक कार्रवाई को और भी तेजी से चलाएंगे और अपने महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे। और अपने चरित्र के विपरीत एक आखिरी पंक्ति जवाहरलाल नेहरू राजा हरि सिंह को लिखते हैं कि फिलहाल इस बात को गुप्त रखा जाए। तो यूएन में वो टाइम बोरो करने गए थे कि जो हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं उन पर कब्जा कर लें। तो आज जो लोग कहते हैं कि कश्मीर की समस्या पंडित जवाहरलाल नेहरू दे गए, उन्हें ये समझना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें कश्मीर दे गए हैं, कश्मीर हमारे पास मिलने वाला नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ, और सब आजादी की लड़ाई और तमाम चीजों में सब नेताओं का बड़ा योगदान है, लेकिन कश्मीर के भारत में शांतिपूर्ण प्रेम से विलय में अगर किसी एक नेता की सबसे बड़ी दूरदृष्टि है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्हीं की कूटनीति है, उन्हीं की सैन्य नीति है, उन्हीं की दूरदृष्टि है। वो हमें कश्मीर दे गए थे और शांत कश्मीर दे गए थे। नेहरू के मरने के कितने साल बाद तक हमने देखा कि कश्मीर की कली और क्रिकेट के मैच और तमाम चीजों की शूटिंग कश्मीर में हुआ करती थी। कश्मीर में कहीं कोई बवाल नहीं था। कश्मीर में बवाल शुरू हुआ 80 के दशक में जाके। तो अगर नेहरू जी ने कोई गलती की होती तो 64 में आ जाती, 65, 66, 67, 68, कोई उनके सामने बवाल नहीं आया। तो नेहरू की उसमें गलती नहीं है, उसमें गलती किनकी है ये आप देखें। और गलती उनमें उन्हीं लोगों की है जो भारत में हिंदू सांप्रदायिकता फैलाते हैं और उन जगहों पे हिंदुओं को खतरे में डाल देते हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं। ये बुनियादी सिद्धांत है दुनिया का कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारा मंदिर सुरक्षित रहे तो हम हिंदुस्तान में मस्जिदों को नुकसान ना पहुंचाएं। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हम सबने देखा कि भारत के आसपास के देशों में कितने मंदिर गिराए गए। तो जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो अपने निहित स्वार्थ के लिए हर चीज का कुफाट कर रही हैं, हर चीज की गलत व्याख्या कर रही हैं और लोगों को ऐसा उनको फीड कर रही हैं कि वो सोचे समझे नहीं, जो उन्हें बता दिया गया है वही सत्य मान लें। तो लोग अपनी निगाह से न देख के एक बताई हुई निगाह में देखने के ट्रेंड हो जाएं, इसके लिए मीडिया को लगा दिया गया है, इसके लिए अब अदालतों तक को लगा दिया गया है, इसके लिए नेता लगे हुए हैं। वो पार्टी जो खुलेआम आतंकवाद के आरोपियों को टिकट देती है और सांसद बनाती है, जो खुलेआम महात्मा गांधी की आलोचना करती है, उनके हत्यारों की पूजा करती है, जो सार्वजनिक मंच से गांधी के बारे में अच्छी बात बोलती है और पीछे से उनके बारे में हर दर्जे का प्रोपेगेंडा फैलाती है, वो क्या किसी देश हित की बात कर सकती है? और उसके देश हित के खिलाफ क्योंकि नेहरू खड़े हुए हैं इसलिए वो बार बार नेहरू पे हमला करती है। सौरभ भाई, ये मेरी ओर से बातचीत हो गई, कुछ सवाल जवाब के उसमें हम लोग चाहें तो बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई। और नेहरू चूंकि इतना व्यापक विषय है कि उनको बहुत कम समय में समेटना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और आपने नेहरू और कश्मीर और धारा 370 आदि के संदर्भ में बहुत समग्रता से अपनी बात रखी। और मैं समझता हूँ कि आज जो विषय है उस विषय पर ज्यादा से ज्यादा हमें बातचीत के फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। और हमारे बीच में
राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन जी मौजूद हैं। विजय भाई, हम सब इस तरीके के कार्यक्रमों के पीछे की प्रेरणा है, वो चुपचाप हम सबको प्रेरित करते हैं और हम इस तरीके के कार्यक्रमों को लेकर के आगे आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि विजय भाई आज इस मौके पर और पीयूष भाई के वक्तव्य के संदर्भ में अपनी टिप्पणी जरूर दें। तो इस बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नितिन देसाई जी को, जो बहुत ही वेटरन इकोनॉमिस्ट हैं। सौभाग्य है कि आज वो हम लोगों के बीच में इस वार्तालाप में मौजूद हैं। तो नितिन देसाई जी, आप पीयूष पबेले जी की बातचीत के संदर्भ में और आज नेहरू जी की पुण्यतिथि के संदर्भ में अपनी बात अगर रखना चाहते हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। एक तो आपको मुझे माफ करना पड़ेगा, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, मेरा हिंदी सो क्योंकि आई एम गेटिंग ओल्ड एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट. I will speak to you about what Nehru meant to us who grew up in his time. How he established our idea of what our personality should be. That is the thing that happened. तीन चीजों की एक very crucial जो चलेगी, कोई उसे नुकसान नहीं कर पाएगा. एक तो है राष्ट्रवाद, कि हम सिर्फ गुजराती तमिल नहीं मगर भारतवासी है, और वहाँ उनको ने बहुत कंट्रोल्ड रीत से करते थे. He always used to tell us, see your nationalism in an international context. If you see glimpses of world history, you will see that he says nationalism has a role, but in the end, you have to be an internationalist. That dimension was a very unusual one for us. We saw India, not just as India, but India as part of a larger world. That is one thing. दूसरी चीज थी the whole idea of सामाजिक social harmony. Now, in many ways, in the post-independence area, there were a period of great difficulty because of the partition and the movement of people and the riots which had taken place. But I would say that by 1915 onwards, the real issues of social harmony in India were more about the difference between the rich and the poor, between the landlords and between the North and the South, not between people of different religion. There was, and he was somebody who recognized this and spoke about this. The third thing that he taught us was that democracy does not mean just that you should be for your party. सिर्फ अपने पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष का सम्मान भी करना चाहिए. मैं सिर्फ एक इंस्टेंस बताता हूँ. Around must have been a little later in the 50s, अपना रसगोत्रा जी वहाँ न्यूयॉर्क में फॉरेन ऑफिस में वो was a first secretary in the UN mission. He has said, and he has written this in his biography, he got a letter from the Nehru's office, the Prime Minister's office, saying there's a young man who's coming to New York, who is very good, very bright, and deserves a lot of support. Please make sure that he is well looked after and well supported. And who was that young man? Atal Bihari Vajpayee. No? Now that difference, but he used to look at, आप जानते हो कि हमारे ज़माने में वो हिरेन मुखर्जी etc. को सम्मान से उनका सम्मान करते थे. This I mentioned the third key factor in India, Loktantra. That Loktantra is not just being vigorous in promoting the ideas of your paksh, but also has to be something which respects dissent, which respects opposition. I find that these three dimensions have changed a little over the years and are particularly poor now. Let me also focus a little on what he, so I was asked, Vijay asked me, tell us a little about his involvement in planning. Yes, it was it was Netaji Bose who put him in charge of the National Planning Committee, and he worked in that. But in many ways, the idea that India was going to be a planned economy was more or less certain even when we came into independence. But if you see the first 5-year plan, I would strongly recommend
that you read the first chapter of the first 5-year plan. He doesn't say that, but in my judgment, it's my judgment, I think it was heavily drafted by Pandit Nehru himself, if you look at the language. And there are three things which stand out in that. One, the obvious one, कि जो हमारी आर्थिक स्थिरता थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, उससे हमें हटना चाहिए. And we must have growth. But what is more important is, he says you can't just talk of आर्थिक विकास. You have to talk of सामाजिक विकास. You have to talk of संस्थान. You must talk of institutional, social, and economic things working together. And the third thing that he very emphasized was that India doesn't just need आर्थिक विकास, it needs social transformation. सामाजिक विकास की बहुत जरूरत है. Yeah, this aspect, that he was not just somebody who was trying to industrialize India. Community development scheme was started in his time. And apart from the big institutions we are so proud of today, was set up in his time. That's what the institutional development came in. He also worked heavily in the whole area of social transformation, perhaps not with as much success as many of us would have liked to see in terms of transforming in a very unequal society into a more equal one. But he certainly tried with the land reform bills and other such activities and so on. So may I say that to those of us who grew up in his time, I would say he told us he was a personality who defined what we would like to be as persons, as people who would be looking to an India which would be radically different from the India that we were born in. And this is what I'm speaking of as somebody who's now 81 years old and who was 23 years old when Panditji passed away 58 years ago. So let me stop here. Just, I'm sorry I cannot speak very fluently in Hindi, so I've spoken in English. I could have tried, but it would not have come out perhaps with as much clarity as I have today. Thank you very much. Not at all, sir. Thank you so much for your valuable comments, sir. And now I'm going to open the floor for the question answer session, and I can see दिलीप रस्तोगी अपना उन्होंने हैंड रेज किया है. तो अब हम मेरी ये गुजारिश होगी कि जो लोग भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दें ताकि मैं एक एक करके उन सभी को आमंत्रित कर सकूं और इस पूरी बातचीत को हम ज्यादा इंटरैक्टिव और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें. तो दिलीप रस्तोगी जी. अपर्णा चौधरी. सर काफी अच्छा लेक्चर रहा और इट वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग. थैंक यू सर. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा कंटेम्पररी पॉलिटिक्स को लेकर के है. अभी यूक्रेन इश्यू पे इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो काफी बैलेंस्ड माना गया है. तो क्या ये नैम के रिवाइवल के तरीके से देखा जा सकता है? एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक नेहरू इज बीइंग मोर रेलेवेंट इवन इन इंटरनेशनल फ्रंट आल्सो. आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो रूस के बारे में कूटनिरपेक्षता की या तटस्थता की नीति में बार बार नेहरू जी को लेके आया जा रहा है, ये बदमाशी है. शेर की अहिंसा और बाकी प्राणियों की अहिंसा में फर्क होता है. नेहरू जी का पहला इंटरवेंशन अगर आपको देखना हो जो हमने शांतिपूर्ण तरीके से किया था वो कोरिया का वार था, जिसमें चीन इन्वॉल्व था, जिसमें सोवियत संघ इन्वॉल्व था, जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व था. और इन सब के होने के बावजूद कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा था. युद्ध चल रहा था. अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस जमाने में लिखा कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ये बात जानते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन अगर कहीं है तो एक ही आदमी के दिमाग में है और वो है जवाहरलाल नेहरू. नेहरू जी ने चुप्पी नहीं साध दी थी. नेहरू जी ने उसमें बाकायदा मध्यस्थ की भूमिका निभाई और हमारी शांति सेना भी हमने कोरिया में भेजी थी. बाद में ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बने. तो कोई उनके जमाने का अंतरराष्ट्रीय मुद्दा ऐसा नहीं है जिसपे नेहरू जी पीठ दिखा के खामोश हो जाएं. वो उसमें पंचशील के सिद्धांतों पर रहे, लेकिन ये बताते हुए कि ये न्यायपूर्ण है, ये अन्यायपूर्ण है, आप युद्ध बंद करिए. तो उसमें सशक्त हस्तक्षेप के साथ तटस्थता का निर्वहन किया. और ये तो वो हो गया जो अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलियन ने छापा था जब अपने यहाँ कोरोना फैला हुआ था
कि भारत सरकार ने रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सिर दे लिया है। तो इसको ये जबरदस्ती का अपना मुंह खोना, और ये नेहरू से बात कर रहे हैं, जब चीन ने भारत पे हमला किया, ठीक है हम युद्ध में हारे, लेकिन नेहरू जी ने कोई लिख के कागज पे नहीं कहा कि मेरी जमीन दे दो। नेहरू जी ने ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध से जब युद्ध थोप दिया गया तो युद्ध लड़े, और उसके बाद भारत की संसद में रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम चीन से अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। आज की स्थिति देखिए, अखबारों में, अंतर्राष्ट्रीय में, भारत के अखबारों में भी छपता है कि इन गांवों में चीन आ गया है, ये सैटेलाइट मैप्स हैं। या हमारे 20 सैनिक 2020 में शहीद हुए चीन के लड़ाई में, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है, और या बोलते हैं कि ना कोई आया ना कोई गया। तो ये एक कोई योगी ध्यान में बैठ के आंख बंद कर ले तो एक बात है, और कोई गांधारी की तरह पट्टी बांध ले वो दूसरी बात है। तो पट्टी बांधने वाली पंचशील या गुटनिरपेक्षता है, जो नेहरू से इसकी तुलना करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आप विद्वान लोग हैं, जैसा चाहे कहें। बिल्कुल मेरी बात होगी। जी, क्योंकि आज मैं मॉडरेटर की भूमिका में हूं तो मैं कोई ज्यादा टिप्पणी इस पे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस चीज पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि गुट निरपेक्षता वो उसी तरीके का मिथ है कि नेहरू या पूरे नाम बहुत ही निरपेक्ष थे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। ये उसी तरीके का मिथ है जैसे गांधी जी की अहिंसा को जो है निष्क्रियता या उसको जो है कायरता के साथ में उसका पर्यायवाची मान लिया जाता है। अब मैं दिलीप रस्तोगी अगर सुन रहे हो और अपना माइक अनम्यूट करके वो अपना प्रश्न पूछ सकते हो तो कृपया दिलीप रस्तोगी आए। जी सर, जी सर, जी। सवाल सर मेरा ये है कि नेहरू जी पर आजादी के बाद से ही, आजादी से पहले, आजादी के बाद बहुत हमले होते रहे, और सभी को ये पता था कि ये व्यक्ति जब तक चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, वैचारिक रूप से हम कभी जीत नहीं पाएंगे। सवाल मेरा ये है कि नेहरू जी के विचारों पे या उनके कार्यों पे आज जो कुठाराघात हो रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं नेहरू जी खुद अप्रत्यक्ष रूप से विरोध में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी या और जो पार्टियां हैं वो नेहरू जी के विचारों को फैलाने में क्यों असफल हो पा रही है? क्या ऐसा कोई सवाल ही नहीं जो जिस पर सवाल आज उठाए जा रहे हैं उनकी नीतियों पर, उसके जवाब खुद हैं नेहरू जी के पास, और कांग्रेस पार्टी या अन्य जो पार्टियां हैं वो उसका विरोध नेहरू जी के एस्पेक्ट में करके क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये मेरा सवाल है। जवाब मैं नेहरू जी के शब्दों में ही दे दूं तो आपको आसानी होगी समझने में। नेहरू जी ने 48 में और 52 के आसपास दो मुझे मुख्यमंत्रियों को पत्र याद आ रहे हैं, उसमें लिखते हैं कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेसियों में बड़ा कंपटीशन होता था कि वो देश की सेवा कैसे करें, भारत माता के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि कांग्रेस के लोग सरकार बन गए हैं, सत्ता में बैठे हैं। जो लोग पहले बहुत काम किया करते थे अब वो पुराने कामों को याद करके आराम करते हैं। हमारे विरोधी लगातार गांव आम आदमी के पास जाकर प्रोपेगेंडा फैला के हमारी उनकी बातें लोगों तक पहुंचती हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में आके मशीन हो गई। अगर हम गांव-गांव तक जाके इस प्रोपेगेंडा को काउंटर नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, और हमें ये याद रखना चाहिए कि बड़े से बड़ा खजाना भी हमारे पास हो, अगर हम सिर्फ खर्च करेंगे और नया नहीं कमाएंगे तो एक ना एक दिन हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। ये बात 48 और 50 में नेहरू कह रहे थे कि हम गांव नहीं जा रहे, क्योंकि खजाना बड़ा था। सन 85 से लेकर सन 47 तक का खजाना हमारे पास था, तो उसे खाली होने में 89 तक का समय लगा। अब उसके बाद से हम लोग नीजर रिएक्शन दे रहे हैं। एक बात तो ये है, दूसरी एक लीडरशिप में तलब नहीं है। लीडरशिप में मासिक, जैसे मैं बुरी लग सकती है बात, लेकिन जो लोग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, वो सरकारी नौकरी में हो, बेरोजगार हो, ठेले पे हो, फालतू बैठे हो, वो उस समय हर समय हिंदू राष्ट्र का निर्माण में लगे हुए। उसके लिए वो ये नहीं कहते कि फला पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है मुझे पद दे, मुझे पैसा दे। पेड लोग भी बहुत सारे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अनपेड हैं। इसी तरह सेकुलर विचार के लोगों को जो पहले हुआ करते थे, हमने अपने पिताजी के समय तक प्रॉपर देखा है, तो उनमें ये तलब नहीं उठ रही है कि हमें, मैं अपना नौकरी करता हूँ, मैं काम करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं जहां हूँ वहां लोकतंत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगा, मैं डेमोक्रेसी की बात कहूंगा। अगर कोई हिंदू और मुसलमान के झगड़े का वीडियो बहुत तेजी से वायरल कराना चाहता है तो मैं प्रेम का वीडियो भी
वैसे ही करना चाहूंगा या बात को करना चाहूंगा। तो अगर हमें अपनी आइडियोलॉजी से प्यार नहीं होगा और हमें, जैसे मेरे पिता को कोई गाली दे दे या मेरी माता को कोई गाली दे दे, तो क्या मैं ये सोच के उसको जवाब दूंगा कि मेरे पास बंदूक है कि नहीं है, सामने वाला ताकतवर है कि नहीं है। तो जो आपके दिल को लगती है उस पर आप लड़ने पे आमादा होते हैं। तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ने इतना तो कर लिया है कि उसको झूठ हो सच हो उनको लगती है दिल पर, वो पलट के आते हैं। डेमोक्रेसी को लेकर ऐसी बात, शायद मैं अगर गलत हूं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो आग नहीं आ रही। तो कांग्रेस अकेले से नहीं कहा जा सकता, हर आदमी, अगर सिर्फ भाजपा अकेली हिंदुत्व तो नहीं है, बहुत से लोग जो शिवसेना है वो भी थी उस जमाने, या बहुत सी पार्टियां हैं जो मन से हिंदुत्व वाले हो सकता है भाजपा को वोट ना देते हो। तो लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारी आस्था किस लेवल की है, ये एक बड़ी चुनौती आ गई है। और चुनौती इस मामले में और खतरनाक हो गई है कि नेहरू जी ने सांप्रदायिकता के सामने जातिवाद और क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन चारों को आजादी के लिए खतरा बताया था। लेकिन भारत में एक आश्चर्यजनक चीज हुई कि सांप्रदायिकता के मुकाबले में जातिवाद खड़ा हुआ, क्षेत्रवाद खड़ा हुआ और भाषावाद खड़ा हुआ। तो दोनों तरफ से दो नकार लग गए। और कांग्रेस जो इनमें से किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती, जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती है, उसे एक हाई मोरल अथॉरिटी की आवश्यकता है। महात्मा गांधी वो बहुत ऊंची हाई मोरल अथॉरिटी थे, उसके पहले लोकमान्य तिलक थे, पंडित नेहरू रहे, इंदिरा जी रही। इंदिरा जी के बाद से जब कोई विचारधारा जोड़ने वाली होती है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको ज्यादा नैतिक होना पड़ता है, उसको ज्यादा ऊंचे आदर्श प्रस्तुत करने पड़ते हैं। मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि जब जब दंगे देश में होते थे आजादी के पहले, लगभग सारे दंगों में ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी पीड़ित पक्ष की मदद करने गए। ज्यादातर मामलों में ऐसा हुआ कि दंगा रोकने के लिए उन्होंने उपवास किया, और कुछ नहीं किया तो सर्वधर्म प्रार्थना तो महात्मा गांधी ने की ही की। और उनके उस मोरल पावर से, उनके उस एक स्टैंड से बाकी लोगों ने भी उनको फॉलो किया। आज कहीं कोई दंगा होता है तो, और गांधी जी ने जो बराबर कांग्रेसियों को उन्होंने एक ही आदेश अपने पूरे जीवन भर दिया है मृत्यु तक, कि तुम हिंसा नहीं करोगे और तुम पीड़ित पक्ष को बचाने जाओगे, और पीड़ित पक्ष को बचाने में तुम्हारे प्राण जाते हो तो चले जाएं, तुम मर जाना। यही उनका करो या मरो था। आज कांग्रेस या कोई भी दूसरी सेकुलर पार्टी कहीं दंगा होती है तो क्या लोग वहां जाके मरने के लिए तैयार हैं कि मैं इन्हें बचाते हुए मर जाऊंगा? नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हाई ग्राउंड, लेकिन जो ये आइडियोलॉजी है ये इतने त्याग की मांग करती है। और जो वो वाली आइडियोलॉजी है उसमें क्या है, किसी घर में आग लगा दी, दो लोगों में झगड़ा करा दिया, तो वो नीच काम है, उसे नीचतापूर्ण तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जोड़ने का काम बड़ा काम है, और ये बड़ी, ये इस देश का सौभाग्य है या जो भी हो, पिछले 150 साल की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के पास है, 1885 से लेके, उसे उसको उठाने के लिए तो और कोई नहीं करेगा। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि क्षेत्रीय दल मुकाबला नहीं कर पाएंगे विचारधारा, तो ही इज राइट। लेकिन जो वो कह रहे हैं उसके पीछे वो स्वयं सेवक चाहिए जो उस कॉज के लिए अपने प्राण देते हैं। एक बहुत खराब उदाहरण दूंगा, दंगा करने जो लोग जाते हैं उनमें कुछ लोग मर जाते हैं, तो मतलब वो एक मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि वो अपने कॉज के लिए प्राण देने को तैयार है। एक सिपाही होता है सेना का, वो युद्ध में लड़ने जाता है, उसे पैसा मिलता है, उसे पेंशन मिलती है, उसके पास तमाम पर्क्स होते हैं, लेकिन वो अपने ध्येय के लिए प्राण त्यागने को, प्राण दांव पर लगाने को तैयार रहता है। तो क्या हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने में, गंगा जननी तहजीब को बचाने में, सांप्रदायिक का नाश करने में अपने प्राणों को या अपने अन्य चीजों को दांव लगाने पर कितने तैयार होते हैं? कितने लोग ऐसे होते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी का तो ये कहना था, उनके पास अफ्रीका में सिर्फ 16 आदमी बचे थे, एक समय ऐसा आया। तो अगर 10 आदमी भी इस देश में अपने प्राण निछावर करने को तैयार हो जाए कि हमें ये संवैधानिक राष्ट्र चाहिए, तो हम इन सांप्रदायिक ताकतों को हरा देंगे। लेकिन अभी जो लड़ाई होती है, जनता ये देखती है कि एक पार्टी सत्ता चाहती है और दूसरी पार्टी सत्ता चाहती है। तो सत्ता की लड़ाई में जनता नहीं उड़ती, वो जानती है तुम राजा हो या तुम राजा हो जाओगे। जब हम सड़क पे जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, सत्ता तो अपने आप पीछे पीछे आएगी। लेकिन हम सत्ता के पीछे जाते हैं तो जरूरी नहीं कि जनता हमारे पीछे आए। इन मुख्य प्रश्नों पे बहुत जो देश के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और जो राजनीतिक दिशा दिखाने वाले लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। प्रबल प्रताप शाही जी। पीयूष भाई ने जिस तरीके से आज जो ये विचार विमर्श कहें या संवाद कहें, जिस तरीके से उन्होंने नेहरू जी के विषय में
एक मिथक तोड़ने का जो प्रयास किया है, मैं आप सबको बधाई दूंगा और पीयूष भाई को भी बधाई दूंगा जिस तरीके से। और संघ कितनी भी कोशिश करे या वर्तमान सत्ता कितनी भी कोशिश करे, जिस व्यक्ति की अस्थियां इस देश के कण कण में हो, जैसे उनकी हवाई जहाज से ले जाकर उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था मिट्टी में, उसको कोई मिटा नहीं सकता। मैं बहुत अच्छा प्रयास जो आप लोग कर रहे हैं, सौरभ भाई और राजीव गांधी फाउंडेशन और पीयूष भाई और बाकी लोग, विजय प्रताप जी और सब लोग, मैं एक चीज ये कहूंगा कि आप लोग की ये सीरीज है, ये चलती रहे। लेकिन जिस समय जिन लोगों के, जो लोग इस समय सांप्रदायिकता के उत्कर्ष पे चल रहे हैं, जो इस देश की विभाजनकारी नीतियों की तरफ देश के लोगों को ले जा रहे हैं, वर्तमान में जब हम और आप बात कर रहे हैं उस समय भी, जो अभी पीयूष भाई कह भी रहे थे कि वो कोई पढ़ा लिखा आदमी हो या अनपढ़ आदमी हो, इस विचारधारा का है, इस विचार को आगे प्रसारित कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको इस प्लेटफॉर्म से भी आगे ले जाने की जरूरत है और इसको गांवों तक, तहसीलों तक, ब्लॉकों तक, लोगों के बीच में हम अगर इस विमर्श को, अगर पीयूष भाई जैसे लोग और आप जैसे लोग जाकर विमर्श करें, उनके साथ संवाद स्थापित करें, तो मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता के इस दंश को हम किसी तरीके से कम कर पाएंगे। धन्यवाद, इतना ही मुझे कहना। सजेशन आकाश अवस्थी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सर मेरा नाम आकाश अवस्थी, मैं रामलाल आनंद कॉलेज का हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का छात्र हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नेहरू के बारे में फैलाया जा रहा है भ्रम को सच मानने के कारण लोगों को उनके बारे में सही जानकारी ना होना है? असल में ये बड़ा बारीक प्रश्न है। इसके दोनों हिस्से हैं। एक तो लोगों को जानकारी का अभाव है, इसलिए वो भटक जाते हैं। लेकिन एक मैं देखता हूँ कि लोगों को वो चीज चाहिए। जैसे मैं कई लोगों से, अब तो मुझे 7-8 साल हो गए बहसें करते करते, और अभी जो सवाल इससे पहले कहा गया, सुझाव दिया गया था, तो मैं आपको बताऊं कि मैं मध्य प्रदेश में कम से कम 15 शहरों में खुले में ये सब बातें कह चुका हूँ। और उसमें 3-4 हजार की भीड़ के बीच में भी मैंने ये बातें कह के देखा है और लोग सुन रहे हैं। तो ये प्रयास मैं तो अपने स्तर पे कर रहा हूँ। दूसरा जो कहा कि लोग क्यों सुनना, लोगों का मन पहले से सांप्रदायिक है। मेरे मन में हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता पहले से है। अब उसका पेट भरने के लिए मैं 1 झूठ, 2 झूठ, 3 झूठ डालता जाता हूं और मैं उन्हीं चीजों को सर्च करता हूं, उन्हीं को आगे बढ़ाता हूं। ये हमारी मानसिकता की मैंने खास उसका भी एक विषय है। और जो लोग, जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग ऐसे हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो फैलाते नहीं। उनका मन सोचता है, फिर धीरे धीरे उनको डेवलप किया जाता है। लेकिन इसका जो नींव है वो हमारा सांप्रदायिक मानस है। और इसे स्वीकार करना चाहिए कि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की तरह, धर्मों की तरह हम लोगों के अंदर भी सांप्रदायिकता खूब है। उसको, उसकी भूख मिटाने के लिए ये परसा जा रहा है। जी बिल्कुल पीयूष भाई, ऐसा लगता है कि जैसे ये मतलब जो पूरा अंडा आया या मुर्गी पहले आई वाला जो प्रश्न है, कि पहले प्रोपेगेंडा नेहरू के खिलाफ हुआ और फिर उसकी वजह से अज्ञानता आई, या अज्ञानता थी इसकी वजह से प्रोपेगेंडा आया। खैर ये थोड़ा जटिल प्रश्न है और आपने उसको काफी जो है संक्षेप में उसको अभी निपटा दिया। आगे कभी इस पर आपसे और विस्तार में बात भी की जा सकती है इस प्रश्न को लेकर के। कशिफ यूनुस साहब, अगर आप जी हाँ, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जैसा कि हमने कहा कि भाई जो कमिटमेंट है, ठीक है, सेकुलरिज्म को लेके, या मैं ये कह रहा था कि पहला सवाल ये है कि जैसा हमने कहा कि कमिटमेंट की बात, कि कमिटमेंट हमारे अंदर जो है कमी है, शायद जितना पहले कमिटमेंट था उतना नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसके अंदर सेकुलरिज्म को लेकर या भारत की जो सही संरचना है उसको लेकर पूरा कमिटमेंट है। उसकी वजह यह है कि इस सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत की जनता का मन बहुत अलग नहीं हुआ है। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि जो हमारे संगठन हैं, जैसे आप एक आर्मी को अगर लड़ने के लिए भेजते हो, अगर एक डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट रिपब्लिक को बनाने के लिए आप संगठन बनाते हो, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो, अलग अलग संगठन बनाते हो, उसमें अगर हायरार्की में आप कम कमिटेड लोग को ऊपर बैठा दोगे
और ज्यादा कमिटेड लोग को नीचे बैठा दोगे तो ज्यादा कमिटेड लोग नीचे बैठकर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आर्मी का ऊपर बैठा जनरल बहुत कमिटेड नहीं हो वार को लड़ने के लिए। तो एक सवाल तो मेरा ये है कि ये जो हायरार्की में जो ऊपर लोग हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कम कमिटमेंट आता है उसकी वजह से 1947 से लेकर 2022 तक हमारा कितना फेल्योर हुआ और उसको ठीक करना कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। एक ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ आइडियोलॉजिकल फोर्सेस का, जैसे कांग्रेस पार्टी अगर कमजोर हुई और रीजनल फोर्सेस आई तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, एक दो एग्जांपल भी मैं दूंगा, इंक्लूडिंग नेहरू जी, जो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक था, सेकुलर रिपब्लिक था, उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनावी कारणों की वजह से हिंदुत्व के सामने टाइम टू टाइम भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी चूंकि कंप्रोमाइज करती रही, इसलिए जो इंडिया की दूसरी सेकुलर फोर्सेस थी उनको लगा कि भाई कांग्रेस पे काम नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने दूसरी फोर्सेस बनाई, दूसरी पार्टियां बनाई, जिसकी वजह से एक यूनिटी में कमी आई और उसके बाद सारा चीज हुआ। इसमें मैं दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे नेहरू जी के टाइम में शेड्यूल कास्ट की जब बात आई तो शेड्यूल कास्ट में सिर्फ हिंदुओं को रखा गया और बाकी जो माइनॉरिटीज थी, जैन, सिख, बौद्ध, बाद में वीपी सिंह ने बौद्धों को और इन लोगों को उस पर जोड़ा शेड्यूल कास्ट में, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन अभी भी नहीं है। तो उसका कोई बहुत आधार नहीं मिलता है। और जो सेकुलर फोर्सेस है इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज, ये जो सारी माइनॉरिटीज है जिनको नहीं जोड़ा गया, उनके घर मन में कहीं ना कहीं ये एक बिलीफ, एक पॉलिटिकल बिलीफ बन गया पूरी तरह से कि कांग्रेस शायद इन चीजों को लेके उतनी कमिटेड नहीं है, जिसकी वजह से ये फोर्सेस फिर लोहिया के साथ या दूसरे लोगों के साथ गई और आज के कंटेम्प्रेरी कहें तो लालू जी के साथ या मुलायम जी के साथ गई। तो क्या हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सफर रहा कांग्रेस पार्टी का 1947 के बाद, उसकी वजह से उसमें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की वजह से, जैसे उसमें राजीव गांधी का बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने को भी जोड़ा जाता है कि वो भी एक हिंदुत्व के आगे थोड़ा सा उनका झुकना था, तो उस कंफ्यूजन की वजह से जो टाइम टू टाइम कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा हिंदुत्व के सामने, उस कंफ्यूजन की वजह से जो कमिटेड लोग थे वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होते गए और उनका बिखराव हो गया दूसरे संगठनों में, जिसकी वजह से भी ये आइडियोलॉजी इस बिखराव की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। तो ये दो हमारे सवाल है, इस पे क्या आप लोगों की राय है वो थोड़ा सा बताएं। जी पीयूष भाई, ये मुझे लगता है कि छोटी टिप्पणी के साथ ये दो प्रश्न हैं दोनों, और नेहरू जी की बजाय ये हमारी कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स से आकर के जुड़ते हैं, तो आप इस पर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ये जो सवाल अभी किया गया है ये बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसका बहुत सरल उत्तर ढूंढना कठिन है। भारत, ये संयुक्त भारत भी जब था, अखंड भारत पहले कह लें आजादी की, ये सांप्रदायिकता भारत में है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, क्षेत्रीयता भी है, जातीयता भी है। गांधी जी ने इन सब के बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी और स्टेप बाय स्टेप की थी। एक जमाने में वो अछूत प्रथा का विरोध करते थे लेकिन साथ में खाना खाने के लिए बाध्य नहीं करते। एक जमाने में शुरू में वो इंटरकास्ट मैरिज के समर्थन में नहीं थे और बाद में वो उस पे आए कि जब तक एक पक्ष दलित नहीं होगा शादी में मैं उसमें जाऊंगा नहीं। तो उन जटिलताओं को स्वीकार किया। अब कांग्रेस का आज का कहें या ये बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने की बात आ रही है, 49 में तो मूर्तियां बाबरी मस्जिद में तब रखी गई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और नेहरू जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आदेश दे रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी कह रहा है कि मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूं और डीएम कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, और फिर धीरे धीरे बताया जाता है कि साहब दंगे होने के डर से हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं और ये मूर्तियां यहाँ रखेंगी नहीं और ताला लगा दिया। नेहरू उसमें जो कहते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश जाने से डर लगने लगा है,
मुझे वहां एक अजनबियत की आवाज आती है। पहले जो लोग कांग्रेस के बड़े बड़े स्तंभ हुआ करते थे, आज उनको भी सांप्रदायिकता का लकवा लग गया है। और सांप्रदायिकता एक ऐसा लकवा है जो रोगी को पता भी नहीं लगने देती कि वो बीमार हो गया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं इसमें क्या करूं। ये नेहरू कह रहे हैं। अब आप नेहरू सेकुलर हैं, गांधी सेकुलर हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर का सारा जो वोटर है उसका क्या वो उसी तरह सेकुलर है जैसे गांधी और नेहरू हो सकते हैं? इसको और पीछे हम जाएं कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास, जो आधुनिक सांप्रदायिकता है, और लोकतंत्र का विकास समान साथ साथ चलता है। जब तक राजाओं का राज था, किसी को इस बारे में सोचना नहीं पड़ता था कि जनता किसकी ज्यादा है, आबादी किसकी ज्यादा है। मुगलों को इस बात की फिक्र नहीं थी कि हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी है तो हमारा राज चला जाएगा, या उसके पहले भी जिन जिन की धर्म रहे हैं, नस्लें रही हैं, राजा के पास पावर होती थी, फौज होती थी और वो राज करता था, उसे जनता की संख्या से कोई फिक्र नहीं थी। जब ये डेमोक्रेसी की बातें अपने यहाँ 1905 में वो जब भंग हुआ, माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल आना शुरू हुए और जिनमें ये बातें आई कि वोट के आधार पर प्रतिनिधित्व तय होना है, वहां से आप देखिए कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है। 1916 में जो समझौता होता है मोहम्मद अली जिन्ना, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के बीच, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए एक खास किस्म का रिजर्वेशन या वो वोटिंग के लिए स्वीकार की जाती हैं, सीटें लगती हैं। फिर ये आगे बढ़ता है दलितों के लिए। और आप ये देखें कि व्यवहारिक रूप से अगर 1942 का भाषण आप सुने महात्मा गांधी का, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान क्यों नहीं कांग्रेस में आते, मुसलमान बड़ी संख्या में कांग्रेस में आए, वो इसे अपनी पार्टी माने और वो इस पर कब्जा कर ले। इसका मतलब है कि मुसलमान पूरी संख्या में उसमें नहीं थे। गांधी जी उस आंदोलन के नेता हैं, नेहरू नहीं है, अंबेडकर नहीं है। गांधी जी के वक्तव्यों में इतने शेड्स हैं कि जब वो राम का नाम लेते हैं तो सांप्रदायिक जनता की भी तुष्टि होती है और सेकुलर जनता की तुष्टि भी होती है, क्योंकि वो तो मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन धर्म से वो आते हैं। तो मुसलमानों से कहते हैं कि तुम अपने धर्म पे कसम खा के लड़ाई में कूदना, और हिंदुओं से पहले ही बार में कहते हैं कि रामनवमी पे तुम ये लेना, ये धार्मिक लड़ाई में लड़ रहा हूं। लेकिन वो, और अब आखिरी में हम देखते हैं जहां भारत का विभाजन हो रहा है, उसके पहले मुसलमानों का ज्यादातर वोट मुस्लिम लीग को मिला, कांग्रेस को नहीं मिला। कांग्रेस कह रही सेकुलर, लेकिन कांग्रेस को हिंदुओं के वोट मिलकर रह गए और उससे जस्टिफाइड हो गया कि भाई मुसलमान भारत में रहने के पक्ष में बहुसंख्यक नहीं। और बटा बाद में पता चला कि जिस मुसलमान ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाल दिया है वो तो पाकिस्तान में जाने वाला ही नहीं है, वो तो यूपी और बिहार का मुसलमान को यूपी यहीं रहना है, बिहार यहीं रहना है। उसने सीटें दे दी थी, मुस्लिम सीटें, वो वहां चली गई। तो ये वहां से चला आ रहा है। जब ये चीजें एक हद से आगे बढ़ती हैं तो महात्मा गांधी जैसा नेता तो इसमें खड़ा हो जाता है कि मुझे सीने पे 3 गोली मार दो मगर मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन चुनाव लड़ने वाला नेता डर जाता है, जो मैंने शुरू में मोरल वाली बात कही। और ये एक बड़ा भारी, ये दुनिया के इतिहास का अध्ययन का विषय होगा कि जिन मुस्लिमों की जो बड़ी आबादी सन 47 तक कांग्रेस के साथ नहीं थी, सन 47 के बाद एन मास कांग्रेस के साथ आ गई, जो भारत में रही। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसके पीछे वो गांधी और नेहरू की आइडियोलॉजी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा राइट विंग है जो बना रहा और जो है, और उससे लोग जब नेता डरने लगता है, नेता उधर लगता है, बहुत स्वाभाविक है, जब कोई आंदोलन फैलता है या उग्र चीज आती है तो उससे भयभीत हो जाता है और उसे समझौते करता है। इसका तोड़ एक किताब महात्मा गांधी के जीवन में देखें कि मैं देखता, एक जैसे गांधी जी का कोई आंदोलन शिथिल पड़ता था तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ जाती थी और दंगे बढ़ जाते। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया और 1922 में गांधी जी जेल चले गए। गांधी जी के जेल जाने के बाद जो दंगे देश में शुरू हुए, गांधी जी जब लौट के 24 में वापस आए, उन्होंने दंगे रोकने की कोशिश की, उपवास किया, सब कुछ किया। 26 में आके गांधी ये कहते हैं कि फिलहाल मैंने ये हिंदू मुस्लिम एकता का विषय इतना उलझ गया है कि मैंने इसे ताक में रख दिया है। और वो उसकी उदाहरण देते हैं कि कई बार सूत काटने वाला सोचता है कि बहुत अच्छा काट लेता है, लेकिन कई बार वो धागा उलझ जाता है और उसका गुच्छा हो जाता है, और जब गुच्छे को आप सुलझाते हो तो खींच उत्पन्न होती है तो वो और उलझ जाता है, और गांधी जी ने भी उसे ताक पर रख दिया। वो हिंदू मुस्लिम एकता कब आती है? जब गांधी जी सबने अज्ञा आंदोलन के लिए निकलते हैं। तो इनकी काट, अगर जो सेकुलर पार्टी है उसे जनता का आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तभी हिंदू मुस्लिम को वो काउंटर कर सकता है सांप्रदायिकता को। और वो अगर रचनात्मक आंदोलन में और ये क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी से मतलब विरोध करने के आंदोलन से,
इसमें नहीं लगता, इसमें यूथ को इन्वॉल्व नहीं कराता। तो गांधी के यहाँ दोनों मॉडल है, एक तो रचनात्मक मॉडल जो चरखा चल रहा है, वस्त्र बन रहे हैं, शराबबंदी हो रही, दूसरा है कि तोड़फोड़, जो लोगों ने तो ये माना कि हमें तोड़फोड़ कर रही है। तो जो नौजवानों का ऊर्जा है उसे अगर आप सकारात्मक काम में नहीं लगाओगे, पॉजिटिव काम में, तो आप सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जो आपने अभी बात कही कि किन इन मुद्दों पे पीछे हटे, तो वहां लीडरशिप में वो दिक्कत आई है। और फिर कांग्रेस के अंदर भी हिंदुओं की पार्टी मोटा मोटी उस समय तक तो यही कहा ही जा रहा था कि हिंदू भारत बनाना चाहते हैं गांधी, और ये तो राम राज्य लाना चाहते हैं। तो वो देखना पड़ता है। और पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में के आसपास सब इलाकों में आप देखो, इन्हें बचाने के लिए एक बात और थोड़ा लंबा हो रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ स्थिति है और जो अमेरिका में स्थिति है, अमेरिका में भी ट्रंप राष्ट्रपति इसलिए बने थे कि कालों के खिलाफ उन्होंने पूरा माहौल बना के वो राष्ट्रपति बने थे। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन गए तो वहां के इंस्टीट्यूशंस ने डेमोक्रेसी का साथ दिया, चाहे वहां का मीडिया हो, चाहे वहां के बिजनेस हाउसेज हो। इवन ट्रंप के हाथ से बनाए जो फेडरल कोर्ट के जजेस ने उसके खिलाफ फैसला दिया। चुनाव आयोग तो वहां होता नहीं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया ने भी ईमानदारी का साथ दिया। अगर भारत में भी ये सारे इंस्टीट्यूशंस उस तरह से काम करने लगे तो ये पॉलिटिकल, जो चुनाव की राजनीति करते हुए भी सेकुलर फोर्सेस जीत सकती हैं। लेकिन हमारे संस्थाओं ने जो सरेंडर किया है वो भयानक है। अभी की स्थिति में हमें संस्थाओं को मजबूत करना, ये करना, और इसमें तो वो उल्टा इस्तेमाल करते हैं। मैंने कांग्रेस की लीडरशिप अगर इसमें चिंता करे तो उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाजपा ने या अन्य जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप बांटो और उसमें फिर पोलराइजेशन करो और थोक बंद वोट हिंदुओं को ले आओ। इसकी काट कोई बड़ा आंदोलन ही हो सकती है, इसका कोई कूटनीतिक जवाब नहीं। जी हाँ, पीयूष भाई, मैं छोटी सी एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा आपके जवाब के सिलसिले में कि 1937 का जो चुनाव है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले। यहाँ तक कि जहां से बाद में पूरा विभाजन का विचार निकला, उत्तर प्रदेश, वहां पर मुस्लिम लीग ने बहुत खराब प्रदर्शन किया। 1946 में मुस्लिम लीग को निश्चित रूप से 90% के करीब मुस्लिम सीटें मिली और उसके आधार पर ये कहा जाता है कि तमाम सारे मुसलमान जो थे या बहुसंख्यक मुसलमान पाकिस्तान के पक्षधर थे। दरअसल इस चीज को मापने या जानने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि 1946 के जो चुनाव थे उसमें जो वो वोटिंग राइट्स थे वो बहुत ही प्रॉपर्टी और एजुकेशन से जुड़े हुए थे। करीब 13% मुसलमानों को ही उसमें वोटिंग राइट था, लेकिन जो 87% मुसलमान हैं उनकी उसमें कोई जो है रायशुमारी थी नहीं। दूसरी चीज मैं जो कहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कि केवल एक मुस्लिम लीग को छोड़कर बाकी सारे के सारे बड़े और ताकतवर या जमीनी किस्म के मुस्लिम जो तंजीमें हैं, जो संगठन है, वो एक हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े होंगे, या जिसको हम कहें कि जिसे हम कहें कि यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में खड़े होंगे। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 1947 में अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। इस बात पर अलग से लंबी बहस हो सकती है, बातचीत कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा है, कैसे मैं 37 से 47 के दौरान में तमाम सारी ऐसी मिसालें आपको पेश कर सकता हूँ जहां पर ये पता चलेगा कि मौलाना आजाद ही नहीं बल्कि तमाम, यहाँ तक कि खाकसार मूवमेंट के लोग भी जो है एक हिंदुस्तान के लिए काफी सारी सेक्रीफाइसेस थे। खैर, ये एक अलग टिप्पणी हो गई, वो छोटी सी टिप्पणी, इतिहासकार होने के नाते मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं सका। अभी काशिफ साहब, अब हम लोग काउंटर क्वेश्चन के ऊपर एक लाइन कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी। असल में हम लोग जब 1947 के पहले के इतिहास को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इतिहास को, तो बहुत आसानी से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पढ़कर निकल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 1937 के चुनाव का आपने जिक्र किया, 1937 का चुनाव में आप देखिएगा कि ना कांग्रेस को और ना मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने वोट दिया, बल्कि बंगाल में, बिहार में जो थर्ड फोर्सेस थी, जैसे बिहार में बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी थी, बंगाल में कोई और था, पंजाब में दूसरी पार्टी थी, उन पार्टियों को मुसलमानों ने वोट दिया। इससे पता चलता है कि मुसलमान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो रीजनल मुस्लिम फोर्सेस थी उनके लीडरशिप को अपने आप में मर्ज कर लिया 46 में, जिसकी वजह से वो वोट मुसलमानों का मुस्लिम लीग को मिला। और ये एक इलेक्ट्रल मतलब वो था, इंजीनियरिंग था। ऐसा नहीं था कि मुसलमान मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल बिलीफ में बिलीव करते थे
इसलिए उन्होंने 46 में वोट दिया मुस्लिम लीग को। बिल्कुल सर, ये निश्चित रूप से ये थोड़ा हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट होती जा रही है और उसमें बड़ा इंटरवेंशन हम लोग कभी आगे करेंगे। आज हम नेहरू जी पर वापस आते हैं। अभी 2 हैंड्स और मुझे दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र कुमार यादव, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग पीयूष सर को जितनी बार सुनते हैं, हम लोगों को जैसे लगता है कि नेहरू जी के विषय में हमेशा कुछ न कुछ जानने को नया ही मिलता है। पीयूष सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और सौरभ सर का, आदरणीय सौरभ सर का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे स्पेस दिया, सवाल पूछने के लिए मंच दिया। मेरे पीयूष सर से 2 सवाल है। जैसा कि हम कंटेम्पोररी भारतीय राजनीति में, पहला सवाल मेरा वंशवाद को लेकर है कि किसी भी राजनीति में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सामान्यतः हम देख रहे हैं कि कोई नेता है जिसने पार्टी बनाई है या पार्टी में वो मोस्ट पावरफुल नेता है, तो उसका बच्चा आ जाता है, फिर उसके बाद क्रमशः आ जाते हैं। तो पीयूष सर से मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसदीय राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा दिया? सामान्यतः इसके पीछे मैं एक लॉजिक क्लियर कर दूं कि सामान्यतः इसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है कि नहीं, हम लोग जाते हैं जनता के बीच, बाकायदे डेमोक्रेटिक माध्यम से हम जनता के बीच जाते हैं और जनता हमें वोट देती है, हमें निर्वाचित करती है, हम नियुक्त नहीं होते। इस आर्गुमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो पीयूष सर से मेरा पहला सवाल ये है कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसदीय राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा दिया? और दूसरा मेरा सीधा सवाल ये है पीयूष सर से कि नेहरू जी ने आजादी के बाद दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया? धन्यवाद राजेंद्र जी। पहली तो खुशी की बात है कि आप कई बार मुझे सुन चुके हैं, तो मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आपने कई बार मुझे सुना और ठीक लगा, तो अच्छी बात है। तो वंशवाद का जो प्रश्न आएगा, तो इसमें नेहरू जी के सामने इंदिरा जी कुछ महीने के लिए, बहुत ही कम महीने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उनकी परिस्थितियों का आप लोग विश्लेषण कर सकते हैं कि आपात स्थितियां क्या थी, कैसे बनाई, क्योंकि आजादी के बाद नेहरू जी को भी देखना पड़ा था कि बहुत से उनके पुराने साथी उन्हें छोड़ के चले गए थे उनके खिलाफ। जैसे जेपी भी खिलाफ जा रहे हैं, लोहिया भी खिलाफ जा रहे हैं, आचार्य कृपलानी भी खिलाफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कोई परिस्थितियां ऐसी आई हो जो 2-2.5 महीने के लिए बनाया। लेकिन नेतृत्व तो अगर सौंपने की बात हो, तो आप तो जिस दिन मृत्यु हुई है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उस दिन का न्यूयॉर्क टाइम्स मैंने पढ़ा, तो उसमें उनकी मृत्यु का पूरा वर्णन, और आखिरी के पैराग्राफ में लिखा कि उनके उत्तराधिकारी के तौर पर 3 लोगों के नाम है, लाल बहादुर शास्त्री और शायद मेनन साहब, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, और ये अपने मोरारजी देसाई। और फिर उसी में अखबार ये कंक्लूड करता है कि लाल बहादुर शास्त्री ही उनके उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि वो लास्ट 6 महीने से, जब थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर हो गया था नेहरू जी का, तो पीएमओ में विशेष मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और संभाल रहे थे, और वो मध्यमार्गीय विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो अगर न्यूयॉर्क टाइम्स नेहरू जी की मृत्यु के दिन ही ये लिख सकता है कि उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री होने वाले हैं, और बाकी 2 विकल्प ये हैं, उन तीनों विकल्पों में इंदिरा गांधी नहीं, एक बात। दूसरा, प्रधानमंत्री बनते ही नेहरू जी ने 52 के चुनाव के बाद जेपी को ऑफर दिया था कि तुम मेरे कैबिनेट में डिप्टी की हैसियत से आ जाओ, जबकि जेपी की पार्टी चुनाव हार चुकी थी। और लोहिया को भी उन्होंने सेम ऑफर दिया था, तो जेपी ने पहले वो ऑफर ठुकराया, लोहिया ने भी वो ऑफर ठुकराया, और बाद में शास्त्री जी उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। और तब तक इंदिरा गांधी राज्यसभा या लोकसभा की सांसद भी नहीं बनती। उनकी निजी सहयोगी थी, जैसे कि सरदार पटेल की बेटी भी उनके साथ बराबरी से काम करती थी उनकी। तो अगर ये वो उनने एक भी ऑफर इंदिरा गांधी को नहीं दिया, जेपी को दिया, लोहिया को दिया, और शास्त्री जी बने, तो नेहरू पे लगाया जा सकता, लेकिन चिपकेगा नहीं। इंदिरा जी शास्त्री जी के बाद बनती है, और इंदिरा जी का भी ये है, मान लीजिए हम कह लें कि उन्हें अपने बाप की विरासत मिल गई थी, लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा विरोध झेलना पड़ा इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि उन्होंने अपनी कांग्रेस बनाई, उसका नाम हुआ कांग्रेस आई, और फिर वो कांग्रेस आई जनता के बीच में गई और वो जीती। तो हम ये कह सकते हैं कि जनता का मानस ये है कि भाई हम नेहरू की बेटी को दूसरी पार्टी बनाए तो दूंगा, ये करूंगा, ये है। लेकिन नेहरू ने अपनी बेटी को जनता पे नहीं थोपा, कम से कम ये कह सकते हैं। और दूसरा सवाल क्या था आपका? सर मेरा दूसरा आदिवासी के लिए इस प्रश्न पे दलितों का और आदिवासियों का तो आरक्षण संविधान में शुरुआत में ही सुनिश्चित कर दिया गया था, और उसमें भी आप, आज हम डॉक्टर अंबेडकर को ही दोनों का चैंपियन मानते हैं, लेकिन आप संविधान सभा की कार्रवाइयां पढ़ें तो जयपाल सिंह मुंडा, जो कि उस जमाने के बहुत मशहूर
हॉकी के खिलाड़ी थे और विदेश से पढ़े थे, उन्हें विशेष रूप से संविधान सभा में नेहरू जी लाए थे कि वो आदिवासी विषयों पर चर्चा करें। तो वो आदिवासी विषयों पे चर्चा के लिए पूरा ताकत लगी, वो दिए गए। लेकिन ओबीसी का जो आता है मामला कि मंडल आयोग आने के बाद रिजर्वेशन मिला, तो मेरे हिसाब से ओबीसी के लिए सबसे बड़ा काम इस हिंदुस्तान में हुआ जो तारीखी है, जमींदारी का जो उन्मूलन हुआ और किसानों से लगान वसूलना बंद हुआ। तो जो आदमी पहले किसी जमींदार के खेत में हरवाहा हुआ करता था वो किसान हो गया, वो अपनी जमीन का मालिक हो गया। और आप गौर से देखें तो वो खेतीहर जातियां ज्यादातर ओबीसी वर्ग से आती हैं। तो दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण मिलता है और ओबीसी की जातियों को एक तरह से मालिकाना हक अपनी जमीन पर मिलता है। वो सदियों में पहली बार अपने जमीन के मालिक बन जाते हैं। ये बहुत परोक्ष रूप से और बहुत कितना संघर्ष उस समय हुआ था जमींदारी उन्मूलन में और कितना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था उसका, और पूंजीपति और अखबार कितना उनका विरोध कर रहे थे और कोर्ट से कितनी दिक्कत आ रही थी। तो भारत का पहला संविधान संशोधन करके पहले चुनाव से पहले नेहरू जी ने वो लागू किया था। मेरा तो ओबीसी के लिए आज तक उससे बड़ा कोई काम हुआ नहीं। जी बहुत अच्छे सवाल थे दोनों, और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो निश्चित रूप से बहुत ज्ञानवर्धक है। अभी आज की इस बातचीत में मैं आखिरी प्रश्न के लिए कार्तिकेय मिश्रा को आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम राजीव गांधी फाउंडेशन और लोकायन संवाद एवं समीक्षा को नेहरू जी की पुण्यतिथि पर इस आयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, और सौरभ वाजपेयी जी को सफल संचालन और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विख्यात पत्रकार लेखक पीयूष बबेले जी को इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो सीधा मैं अपना सवाल सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू निसंदेह एक प्रगतिशील नेता थे। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उनकी अच्छी मित्रता थी जो कि किसी से छुपी नहीं है। तो फिर भी अक्सर हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पर एक पत्र का जिक्र होता है और ये आरोप लगाया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार करने वाला वह पत्र नेता नेहरू जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लिखा था। तो यदि आप इस पे कुछ स्पष्ट संक्षिप्त में बता सकें तो बड़ी मेहरबानी। इस तो पत्र के बारे में जहाँ तक है वैसे तो कई प्लेटफॉर्म्स पे आ चुका है कि ऐसा कोई पत्र लिखा नहीं गया था, और वो पत्र जो आता है बड़ा उसकी एंटीक टाइप का और लगता है पुराना है। उसमें एटली की स्पेलिंग गलत है, जवाहरलाल नेहरू की स्पेलिंग गलत है, और उन्हें इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है जबकि वो ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तीसरी बात यह है कि नेहरू की हैसियत क्या थी, किस हैसियत से वो पत्र लिख रहे थे। क्योंकि सन 45 का पत्र बताया जाता है, तो सन 45 में ना तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो किस हैसियत से वो बात कर रहे होंगे। तो वो बिल्कुल फेक पत्र है, और फेक पत्र इसलिए है कि नेहरू और सुभाष भारतीय राजनीति के दो शिखर पुरुष हैं, और नेहरू जी उम्र में शायद 8 या 10 साल सुभाष चंद्र बोस से बड़े हैं। 1928 में ये दोनों नौजवान पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि अभी हम इसके लिए तैयार कहाँ है, जनता तैयार कहाँ है। और नेहरू रिपोर्ट बनती है। उस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ, नेहरू रिपोर्ट का मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस एक प्रस्ताव लेके आते हैं, और उस प्रस्ताव के समर्थन में जो बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं और अपने पिता के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हम तो आजादी के लिए लड़ रहे थे और ये डोमिनियन की बात कहाँ से आ गई, डोमिनियन शब्द तो कोई इस गांव में जानता नहीं है, क्या कोई माँ डोमिनियन के लिए अपना बच्चा कुर्बान करती है। बहुत ही हार्श लैंग्वेज मोतीलाल जी के बारे में बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के प्रस्ताव के समर्थन में। और ये होता है कि मोतीलाल जी की और जवाहरलाल जी की बातचीत बंद हो जाती है, बाप बेटे में ऐसा मनमुटाव हो जाता है। हालांकि उस समय भी मोतीलाल जी यही कहते हैं कि मुझे जवाहर का बाप होने का गर्व। फिर 1935-37 में जो चुनाव आते हैं उसमें दो नौजवान नेता कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और वो चुनाव लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था। तो उसमें नेहरू और सुभाष दोनों की भूमिका थी। नेहरू लीडर थे, सुभाष उनके साथ सेनापति थे, और कांग्रेस पार्टी उन चुनावों में जीतती है। और उसी के उसमें पहले नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और फिर सुभाष चंद्र बोस विदेश में थे, उन्हें पत्र लिख के भेजा जाता है कि आपको कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है, आप आके पदभार ग्रहण करिए। अगली बार उन्हें हटना पड़ता है, तो उन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता भी उस लीडरशिप के लिए दी जाती है।
बुनियादी विवाद जो आते हैं बात के, वो इस बात पे आते हैं कि गांधी जी के साफ साफ कहना था कि जिन चीजों से हम लड़ते आए हैं उन्हीं से हमें लड़ना चाहिए, आजादी की लड़ाई। और उसमें पूरा शिफ्ट सुभाष चंद्र बोस करना चाहते थे कि सारे तरीके बदल जाएं, और उन तरीकों को उन्होंने चुनाव जीत भी लिया। तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई अब आप चुनाव जीत लिया है तो आप अपने मन से कार्य समिति बनाइए और अपना एजेंडा लेके चलिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, मैं चुनाव जीता जरूर हूं लेकिन कार्य समिति आप मुझे बना के दीजिए। उस पर विवाद हुआ और फिर वो इस्तीफा होता है। और सुभाष चंद्र बोस के विरोध में कार्य समिति के बहुत से 12 शायद मेंबर थे, वो जो इस्तीफा देते हैं उनमें सरदार पटेल, और झगड़े का नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे होते हैं। उसमें सिर्फ जवाहरलाल नेहरू है जो इस्तीफा नहीं देते, ना वो सुभाष के साथ खड़े होते हैं, ना नेहरू गांधी के साथ खड़े होते हैं। आखिर तक कोशिश करते हैं कि दोनों में कोई सुलह समझौता हो जाए, लेकिन वो सुलह हो नहीं पाती। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, वो कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी थी। उसके बाद वर्ल्ड वार में क्या हमें फैसला लेना है, कैसा लेना है, उसकी मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है। तो उसके बाद की जो स्थितियां उत्पन्न होती है उसमें आजाद हिंद फौज की डिफेंस कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाते हैं दरियागंज में, जिसका ऑफिस होता है। उसके बाद एक प्रसंग, एक बड़े सुंदर पत्र सरदार पटेल ने लिखा है जवाहरलाल नेहरू को। वो उसमें कहते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस की फैमिली है जो वहां रहती है जर्मनी में, उनकी पत्नी और बेटी, उनकी कोई भी मदद करने से ये शरद चंद्र बोस ने इनकार कर दिया है। शरद चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई। तब पटेल कहते हैं कि उनकी मदद हमें करनी है। नेहरू और पटेल मिलकर उनकी मदद करते हैं, उनके लिए फंड बनाते हैं और पैसे को गुप्त रूप से लगातार उनके यहाँ भेजते रहते हैं, जो अभी खुल के आए हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि किसने साथ दिया। दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं और कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अगर यहाँ आते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। दूसरी तरफ वीर सावरकर हैं जो कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध करेंगे इसका। और सुभाष चंद्र बोस वहां से पत्र लिख के जिन्ना को और सावरकर से कहते हैं कि आप जिस ब्रिटिश राज से रियायतें मांगना चाहते हो वो खत्म होने वाला है, आप आजादी की लड़ाई में शामिल हो। तो चूंकि आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने, बीजेपी या जनसंघ के पुरखों ने सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ भी नहीं किया, अगर कुछ किया होगा तो विरोध किया होगा। तो जिनका कोई इतिहास नहीं है, भारतीय समाज में सामान्य तौर पर बच्चे गोद लेने का चलन होता है, ये बाप गोद ले रहे हैं, इनका कोई इतिहास नहीं है। तो ये सरदार पटेल को गोद लेते हैं कि हमारे बाप के हैं, जबकि उन्होंने इन पे प्रतिबंध लगाया था। ये सुभाष चंद्र बोस पे को गोद लेंगे, जबकि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भाषण होते थे हिंदू महासभा के तो सुभाष चंद्र बोस के लड़के जाके पथराव करते थे। ये भगत सिंह को लेके आएंगे, भगत सिंह एक कम्युनिस्ट थे, उनका क्या मतलब आरएसएस से और जनसंघ से, उन्हें भी लेके आएंगे। लाल बहादुर शास्त्री को इंदिरा जी के खिलाफ खड़ा करते हैं महात्मा जवाहरलाल नेहरू, जबकि लाल बहादुर शास्त्री तो विशुद्ध रूप से जवाहरलाल नेहरू को समर्पित व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा गढ़े हुए व्यक्ति थे। तो ये कुछ ऐसे लोग ये जानते हैं कि हम हुल्लड़ बचा दो, कोई बात ना हो पाए, कोई गंभीर बात ना हो पाए, जो हुल्लड़बाजी उसमें मच जाए तो फिर अंधेरे में जो जिसको मार दे, लूट सके तो लूट टाइप की वो स्थिति ये बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें ये कभी गांधी का और सुभाष का झगड़ा कराते हैं, कभी गांधी का और भगत सिंह का कराते हैं, कभी नेहरू और पटेल का कराते हैं, कभी अंबेडकर और गांधी जी का झगड़ा कराते हैं। लेकिन इन बेईमानों को एक बात साफ कहनी चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस का तरीका कुछ भी रहा हो, भगत सिंह का तरीका कुछ भी रहा हो, महात्मा गांधी का तरीका कुछ भी रहा हो, इनके तरीके अलग हो सकते हैं, मगर इनका लक्ष्य ये था कि ये अंग्रेजों से लड़ेंगे। लेकिन ये दूसरे लोग जो आरएसएस है, हिंदू महासभा है, ये अंग्रेजों से कभी नहीं लड़े, इनका था कि हम महात्मा गांधी से लड़ेंगे। तो एक टोली वो है जो अंग्रेजों से लड़ती थी देश की आजादी के लिए, और दूसरी टोली वो है जो अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए महात्मा गांधी और कांग्रेस से लड़ती थी। तो ये दूसरी टोली आजकल उनकी जो अलग अलग मत भिन्नता थी, रास्ते अलग थे, उसे मतभेद और झगड़ा बताने में लगी हुई है, ताकि इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये अपने लिए झूठी इबारतें, अपना झूठा इतिहास तैयार कर लें, ये इनका प्रयास। तो हम विजय भाई, मैं एक बार चाहूंगा कि आपकी जो एक तरह से आज के कार्यक्रम में जब विजय भाई यहाँ पर, विजय महाजन जी नहीं है, तो आप एक अंतिम टिप्पणी करें ताकि मैं फिर औपचारिक रूप से कार्यक्रम का समापन कर सकूं। महाजन सर है सर, महाजन सर आ गए हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, सौरभ भाई क्षमा कीजिएगा, और पीयूष जी बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, बीच में एक इम्पोर्टेंट विजिटर आ गए थे तो मुझे करीब आधा घंटा आपकी बात सुनने में मैं वंचित रहा। लेकिन जितना मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस सफाई से और जिस सरलता से आप इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को समझाते हैं वो बिल्कुल मुग्ध कर देता है।
तो मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में सुनने के बाद फिर आपसे एंगेज करूंगा। अभी सिर्फ मैं क्षमा भी चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद विजय भाई। तो अभी हम लोग औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। विजय प्रताप जी, मैं काफी देर से मैं सोच रहा था कि एक बार उनकी छोटी सी टिप्पणी आ जाए और उसके बाद मैं इस कार्यक्रम का समापन करूं। विजय प्रताप जी, आप सुन रहे हैं? बहुत अच्छा रहा जो विजय महाजन जी ने कहा, वही मेरी भी भावनाएं हैं। दो छोटी छोटी टिप्पणियां। एक तो नेहरू जी और कंटेम्प्ररी इंडिया अपन ने टॉपिक रखा था, तो उसमें जो वक्ता से जो सवाल पूछे गए, उन सवालों से मुझे जो ध्वनि मिली, उनमें से कोई भी नेहरू जी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसका शिकार नहीं था। वो सब के सब नेहरू जी को कहीं ना कहीं मान के चल रहे थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम क्यों नेहरू जी की विचारधारा और व्यक्तित्व और इतिहास को एक संबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अभी की राजनीति का क्या हाल हो गया है, इस पे ज्यादा सवाल केंद्रित थे कि क्यों हम आरएसएस जो मतलब हिंदू संस्कृति की बात करता है और अपने पुरखों के बारे में वो झूठ फैलाना और बिल्कुल आधारहीन ढंग से झूठ फैलाना, सोची समझी योजना के तौर पे झूठ फैलाना, ये अजब सांस्कृतिक लोग हैं और इसके बारे में आमतौर से गुस्सा है। लेकिन सवाल जो थे वो राजनीति पे केंद्रित थे और मुझे लगता है कि जूम मीटिंग इन सवालों पे, ये जटिल सवाल हैं और इस नेशनल मूवमेंट फ्रंट की ओर से जैसे हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इस पे एक आप बैठक रखें। और राजीव गांधी फाउंडेशन इस सीरीज में नेहरू जी पे और आगे भ्रम और तथ्यों को लेके प्रोफेसर अजीत झा से हमने आग्रह किया है और सौरभ जी ही उसको भी मॉडरेट करें, ये हमारी इच्छा है। अजीत जी की भी ये इच्छा है। ये दूसरी बात या जानकारी मैं आपको देना चाहता था। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि शुरू में पीयूष भाई ने कहा कि नेहरू के डिफेंस में कौन आएगा। मुझे लगता है कि नेहरू के बारे में जो समझदारी है वो जिन हलकों में आरएसएस और उसके प्रभाव क्षेत्र को छोड़ दें तो वो कांग्रेस भर में नहीं, वो पूरे देश में है और वो देश के नायक थे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो उसका एक अगुवा संगठन था, वैंगार्ड संगठन था, उसके नायक भर नहीं थे। वो डार्लिंग लीडर पूरे देश के थे, नौजवानों के थे, आइकॉन थे जवानों के। ये बात हम सब को ध्यान में रखनी चाहिए। और मुझे एक वाकया याद है कि एक नौजवान को 11-12 साल का था जब नेहरू जी की डेथ हुई, उसको कुछ सेंसेशनल कभी कुछ कहने में मजा आता था, तो उसने अपनी माँ से कहा था कि नेहरू जी के बाद क्या होगा, इस तरह की बात उसने अपनी माँ से कर रखी थी। 27 मई 64 को जब नेहरू जी का देहावसान हुआ तो उसने अपनी माँ को खबर दी, तो उसकी माँ ने तेज चांटा मारा उस बच्चे को और कहा कि तुम ऐसी बकवास, हर समय इसी तरह की बहसें, इसी तरह का मजाक करते रहते हो। और उसकी माँ जो है वो कोई कांग्रेसी नहीं थी, आर्य समाजी संस्कारों में और पार्टीशन, और उसमें पार्टीशन में उसके तमाम मामा और कजन्स मारे गए थे। उस तरह के परिवार से होने के बावजूद नेहरू जी के प्रति जो भाव था वो देश के नायक का ही था और उनके जाने की खबर झूठी ना हो, इसको लेके उन्होंने चांटा मारा। इसी से जुड़ी जो बात है, लोहिया और जेपी का आपने जिक्र किया, दोनों को प्रधानमंत्री पद वाला, वो इतिहास का, वो तो इतिहास में दर्ज है। लेकिन आजादी से पहले नेहरू से कांग्रेस, नेहरू तो नेता माने जाते थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, और जेपी, नरेंद्र देव, लोहिया, ये सब उनके करीब के लोग थे।
PUCL बना, सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस ने बनाया, तो लोहिया को नेहरू जी ने सेक्रेटरी बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें नेहरू जी जो प्रगतिशील ताकतें हैं वो उनको अपना नेता, अपना साथी मानती थी। और एक दौर ऐसा था जिसमें लोहिया ने नेहरू के खिलाफ बहुत बोला है, पर जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी है नेहरू जी के जाने पे, उसमें यही कहा है कि आजादी की लड़ाई का जो नेहरू था वो मेरा हीरो था। और लोग इनको मतलब जो पेडेस्ट्रियन भाषा है उसमें कहते थे कि ये लोग तो नेहरू के ब्लू आइड बॉयज हैं, सोशलिस्ट लोग। और ये मधुलिमय शताब्दी वर्ष चल रहा है 1 मई से। मधुलिमय ने अपने सक्रिय राजनीति से अपना निवृत्ति लेने के बाद पूरा पटेल पे पूरी पुस्तिका लिखी है, नेहरू जी पे पूरी पुस्तिका लिखी है, कांग्रेस पे लिखी है। और उन्होंने लोकतंत्र के लिए नेहरू जी के महत्व पे लिखा है और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महत्व पे कि कैसे उसको रहना चाहिए इस पे लिखा। आरएसएस वाले हाशिए पे थे, तमाम देश की राजनीति इन मूल्यों के बारे में आपसी जो मामूली तफसील के मतभेद थे उस पे खुल के आपस में बहस किया करते थे, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कांग्रेसी, क्योंकि मान के चलते थे कि सेकुलरिज्म तो हमारा अब अकीदा होगा ही। इतने बड़े खून खराबे के बाद हम सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए, उसमें इन्हीं सब नेताओं का योगदान था और नेहरू जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और उसको आज हम लोग जो सेकुलर लोग भी हैं वो उसके बारे में गौरव महसूस नहीं करते। ये मेरे लिए एक पहेली जैसा है और इस पहेली को हम सौरभ भाई जैसे युवा इतिहासकार चिंतकों और अन्य तमाम मित्रों से की मदद से इसके बारे में लगातार बात करते रहेंगे। और मैं भी पीयूष जी का भी बहुत धन्यवाद और सौरभ जी का भी बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपको कष्ट देंगे और पीयूष जी से सौरभ जी बात कर लेंगे। अगले अगर 31 को रखते हैं अपन, 30 की चूंकि अभी फाइनल नहीं किया है इसलिए थोड़ा मार्जिन के हिसाब से कह रहा हूँ अजीत जी का, तो समय जो है वो 7 बजे रखें और पीयूष जी अगर आ सकते हो उसमें श्रोता के तौर पे और बाद में प्रथम टिप्पणियों में पीयूष जी रहें तो अच्छा रहेगा। ये मेरा फिर से धन्यवाद देते हुए आगे के लिए सुझाव है। बहुत बहुत आभार विजय भाई। तो अभी काफी समय हो गया है और मैं बिल्कुल भी विलंब नहीं करूंगा, लगभग 2 घंटे हमारी बातचीत के हो गए हैं और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काफी लंबा समय है। तो नेहरू जी के शब्दों में जो उन्होंने अपने वसीयतनामे के अंदर लिखा उसी को मैं आज के इस समापन से पहले जरूर पढ़ देना चाहूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा संप्रेषणीय, उससे ज्यादा पावरफुल मुझे लगता है कि कोई दूसरे शब्द नहीं है। नेहरू जी लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी मुट्ठी भर राख प्रयाग के संगम में बहा दी जाए, जो हिंदुस्तान के दामन को चूमते हुए समंदर में जा मिले, लेकिन मेरी राख का ज्यादा हिस्सा हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखरा दिया जाए, वो खेत जहां हजारों मेहनत कश इंसान काम में लगे हैं, ताकि मेरे वजूद का हर जर्रा वतन की खाक में मिलकर एक हो जाए। और मैं समझता हूँ कि नेहरू जी इस देश की खाक में मिल गए हैं। हम इस देश से जुड़े हुए किसी भी आयाम पर बात नहीं कर सकते जिससे नेहरू का संदर्भ न जुड़ता हो। इसलिए इस पुण्यतिथि पर एक बार फिर अपने महान नेता, अपने युग दृष्टा को हम सब नमन करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ आज इस कार्यक्रम में जुड़े। और पीयूष भाई, विजय महाजन जी, विजय प्रताप जी और नलिन देसाई जी, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार जो आपने पूरे कार्यक्रम के दौरान अपने समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत ही जल्दी अगली सीरीज के साथ हम लोग फिर से वापस आएंगे। धन्यवाद।